गुड आफ्टरनून। नया दिन, नया बार, नया चीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ये ऑडिट का जान है। ये नहीं समझ में आया तो ऑडिट कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। ऑडिट ओपिनियन क्या होता है? वो ऑडिट ओपिनियन तो सुना दे। ठीक, कोई बात। ऑडिट रिस्क वो क्या होता है? ऑडिट रिस्क सबसे पहले ऑडिट रिस्क दो टाइप का होता है। ऑडिट करते वक्त सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दिया व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस्टेकन। फिर से, ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया वेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली वेरी गुड। इसको अगर हम एक लाइन में और समझाएं, दैट इज ऑडिटर गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू wherein the financial statements are actually materially mistaken। ठीक है, ये रिस्क होता है ऑडिट का। ये रिस्क क्यों उत्पन्न होता है? ये रिस्क दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, ऑडिट करने से पहले ही एंटिटी का व्यवस्था ऐसा है कि दिनादिन ऑडिट का रिस्क आ गया, ROMMS बोलते हैं। दूसरा, ऑडिट करने के बाद ऐसा घटिया ऑडिट किया कि रिस्क आ गया, कि डिटेक्शन ही नहीं हो पाया उसके बाद। तो ऑडिट ये क्या ऑडिट रिस्क का आना चाहिए? ऑडिट ओपिनियन ROMMS, इसके अंदर दो रिस्क होते हैं कि ओवरऑल ऑडिट से पहले दो खतरा होता है। पहला, इनहेरेंट और नेचर कंट्रोल। का रिस्क। इसका मतलब क्या है? सुनो इंग्लिश में। ससेप्टिबिलिटी ऑफ एजर्शन, मतलब रिस्क ऑफ अ आइटम, कोई भी आइटम। एजर्शन पूरा समझाया नहीं, एजर्शन समझाना है। कोई भी आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क दैट एन एजर्शन, या फिर बोले ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन एजर्शन being materially misstated before considering internal controls imposed by the entity। पहले, ठीक है। सेकंड, कंट्रोल रिस्क। risk that the internal controls imposed by the management is unable to prevent, detect, correct material misstatement on a timely basis। इसी को हम अपना भाषा में बोलते हैं रिस्क that a material misstatement will not be timely prevented, detected, corrected by entities internal control। यही तो हम अपना भाषा में बोल दिया कि बेटा इंटरनल कंट्रोल लगाया। हम इंटरनल कंट्रोल क्या लगाया? एम्प्लॉइज का पेमेंट, हमारा जो एम्प्लॉय का खर्चा है वो कैसा होगा? धैर्य को हम लाख 90,000 रुपया महीना या लाख रुपया महीना का देते हैं। 25 वर्किंग डे होता है इसका महीना का, तो 4,000 रुपया दिन के हिसाब से इसको दिया। अब जैसे इसका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 2 दिन तुमको पेड लीव मिलेगा महीना का, उसके ऊपर तुम मारेगा तो तुमको कटेगा। अब हम लोग इंटरनल कंट्रोल क्या लगा रखा है इसको चेक करने के लिए? वो बाहर एक मशीन लगा के रखे है, वो मशीन में उंगली करनी, ठीक, मतलब ऐसे थम्स लगाना, ठीक है। और उसमें तुम थम्स देगा, अपना ऐसे अटेंडेंस देगा, तो वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, वी हैव, थैंक यू धैर्य, या ऐसा कुछ करके वो बोलता है मशीन। वो फिंगरप्रिंट उसका होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये बंदा आया। तो ये इंटरनल कंट्रोल है, बढ़िया है। तो ये इंटरनल कंट्रोल देख के, अच्छा अब रिस्क क्या हुआ देखो। धैर्य क्या किया, मस्त एक टेप पेपर के अंदर अपना फिंगरप्रिंट चिपका के किसी को दे दिया, गौरव को दे दिया। अब गौरव क्या करता है, जिस दिन आता है खुद वो अपना अंगूठा भी लगाता है, थैंक यू बोलते, वो पन्ना वाला लगा के, वो देखे ना फिल्म में कि वो डुप्लीकेट सेलोफिन पेपर का ऊपर जो इसका थंब चिपका हुआ वो भी लगा के इसका अटेंडेंस दे के चल जाते हैं। तो क्या हुआ, ये ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल्स को बाईपास करते हैं। ये तो अलग चीज होगी, कंट्रोल को बाईपास करने की अलग चीज हो गया। कंट्रोल इस मतलब हम जो कंट्रोल लगा के रखा है वो एडिक्वेट नहीं है। जैसे मान लो हम सीसीटीवी वाला जो एग्जांपल, ये तो कंट्रोल, ये जो एग्जांपल हम दिया ना, ये कंट्रोल बाईपास करना हो गया। ये अलग एग्जाम, ये अलग जगह फिट बैठेगा, ये इस पे फिट नहीं बैठेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कंट्रोल्स एक्चुअल में प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर सकता। हम बोला कि हमारा दुकान है, हमारा दुकान में चोरी होता है, इसलिए हम क्या किया, हम बोला इंटरनल कंट्रोल क्या लगाया, हम कैमरा फिट कर दिया, सीसीटीवी। लेकिन हम कैमरा जो फिट किया ना, वो क्या करता है, वो कैमरा जो है ऐसे, जो गल्ला एक्चुअल में गल्ला का फोटो ले ही नहीं सकता। तो क्या हो गया, तो वो कोई मिस स्टेटमेंट को क्या टाइमली प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर सके? समझा? इंटरनल कंट्रोल्स होने के बावजूद भी कोई मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट टाइमली बेसिस पे, ये होता है हमारा कंट्रोल रिस्क। ठीक है, हम इसका बहुत सारे एग्जांपल कर लिया था। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क किसमें हाई होता है? बिना कंट्रोल्स के रिस्क हाई है, बिजनेस का नेचर ऐसा। जनरली इनहेरेंट रिस्क किसमें हाई होता है? मतलब कैश बेसिस। जिसका नेचर बहुत वैसा होता है, मतलब ऑलमोस्ट, अगर आप
उन बिजनेसेस को छोड़ दो एक्सटर्नली वेल रेगुलेटेड है। कोई बिजनेस ऐसा है जिसको गवर्नमेंट, जैसे हम केरोसिन वाला एग्जांपल दे रहे हैं, वो एक्सटर्नली वेल रेगुलेटेड है, तो उसका इनहेरेंट रिस्क कम हो जाता है। जो उसमें एक्सटर्नली अच्छा कंट्रोल्स लगा हुआ है, उसमें भुवन बाम का कल एग्जांपल दे रहे, बीबी की वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसमें जो सेल वाला फिगर था, रेवेन्यू वाला, वो एक्सटर्नली इतना अच्छा रेगुलेटेड था कि उसमें इंटरनल कंट्रोल, तो इसका इनहेरेंट रिस्क कम होता है। जनरली कब होता है? जब उसमें एक्सटर्नली अच्छा रेगुलेशंस लगा हुआ हो। और फिर अगर इनहेरेंट रिस्क हाई है या मीडियम है, तो इंटरनल कंट्रोल्स लगाना पड़ता है। वो हर कंपनी अपना लगा के चलता है। तो इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाता है? ताकि इनहेरेंट रिस्क जिसका मीडियम या हाई है उसको हम लोग कमा सके, ताकि ओवरऑल आरओएमएमएस हम लोग मीडियम रख सके, हाई नहीं जाना चाहिए। हाई जाने से बड़ा दिक्कत होता है, मीडियम या लो रहना चाहिए ओवरऑल आरओएमएमएस। और फिर आता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क होता है, इट इज अ रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर आर नॉट रिड्यूसिंग द ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क की इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देगा कि ऑडिट प्रोसीजर ही आपका ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस नहीं कर पाया एंड अकॉर्डिंगली नॉट डिटेक्टिंग। मतलब आप ऑडिट करने के बावजूद भी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस नहीं कर पाया, ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस नहीं कर पाया। ऑडिट रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट एन ऑडिटर विल गिव अ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटमेंट है लेकिन फिर भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया। तो ये रिस्क को आपको ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी अगर कम नहीं हुआ तो हम बोलेगा डिटेक्शन रिस्क हाई है। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है। हम लोग जब ऑडिट करने जाते हैं तो कैसे देखते हैं? हम लोग सबसे पहले जाकर के हम प्रोसीजर बताते हैं, रैप करते हैं पहले, तो अभी लिखाएगा आज। सबसे पहले जाके हम रैप करते हैं, फिर फैक्ट। रैप के अंदर हम क्या करते हैं? दो काम करते हैं। पहला, हम रैप के अंदर क्या करते हैं? इनहेरेंट रिस्क को असेस करते हैं। हम एंटिटी का बिजनेस को समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस पे इनहेरेंट रिस्क कम है, कहाँ कहाँ ज्यादा है। वो करने के बाद सेकंड हम करता है, हम मैनेजमेंट को जाके पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कंट्रोल लगा, यानी प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल करते हैं कि तुम क्या क्या कंट्रोल लगाए। तो मैनेजमेंट कुछ बड़बड़ बड़बड़ करता है, वो हमारा इनिशियल प्रोसेस होगा। फिर हम करता है फर्दर ऑडिट प्रोसेस। उसमें हम करते हैं दो चीज, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब मैंने जो बकबक किया है कि हमारा कंट्रोल ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, उसको तुम टेस्ट करेगा कि मैनेजमेंट का बात मान लेगा? नहीं, तुम टेस्ट करेगा, उसको बोल दिया टेस्ट ऑफ और टेस्ट ऑफ डिटेल। उसमें दो होता है, सब्सटेंटिव और एनालिटिकल। इसके अंदर जनरली हम लोग क्या करते हैं? वाउचिंग ये सब करेगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन ये सब। और एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब डेटा को यूज करके हम लोग करेगा। आज हम लोग को यही समझना है कि हम लोग का प्रोसीजर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम तुम लोग को सिखाएगा ऑडिट कैसे किया जाता है सही पैमाने में। ठीक है, आओ शुरू करें। पहले हम लोग ऑडिट प्रोसीजर, अच्छा ये समझ में आया, ये याद हुआ कि नहीं? ऑडिट रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ए कोई बोल के सुना तो ए रे, नहीं नहीं रेता ऑडिट रिस्क बोल के सुना ना। ए तू बोल के सुना ना, क्या नाला है? ओपिनियन। वेरी गुड। which occurs in the firm before the auditor audits the firm. अरे नालायक, इंटरनल कंट्रोल्स के बिना susceptibility of an assertion to be materially misstated before considering any internal controls imposed by the entity. बोलना Susceptibility of risk. assertion, susceptibility मतलब ही रिस्क होता है। रिस्क की कोई भी चीज materially misstated हो बिफोर कर, रिस्क कोई भी चीज, तो उसको वर्ड कर दिया susceptibility of an assertion of being materially misstated before considering any internal control. बोलना Susceptibility of assertion of risk before. एनी एजर्शन। अरे भाई कोई भी आइटम फाइनेंशियल का, उसको बोल दिया एजर्शन, उसका खतरा कि वो मेटीरियली मिसस्टेटेड है बिफोर कंसीडरिंग इंटरनल कंट्रोल। बोलना एक बार फिर से बोल। निकल रहा है जो वर्ड भैया susceptibility of assertion of materially misstated before considering the control. वेरी गुड, ठीक बोला एकदम, ठीक ही तो बोले। एक गौरव बोल, तो आगे बोल, कंट्रोल इज बोल। हाँ, ये एक रिस्क होता है। वेरी गुड, रिस्क, ये रिस्क होता है कि कोई कंट्रोल, वेरी गुड, टाइमली प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर सके मेटेरियल। क्या बात है, वेरी गुड, फिर से बोल, बोलना।
अरे क्या आप बोल रहे हैं, हम क्या, अभी हमारा बात तो सुन के बोल। वेरी गुड। रिस्क कि कोई इंटरनल कंट्रोल टाइमली प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर सके किसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। बोलना बोल, ठीक ही बोल रहा था तो तू बोलना। इंग्लिश में बोलना पूरा, हम हिंदी में बोले तू हिंदी में बोलेगा क्या? तेरा मोड अंग्रेजी है, अंग्रेजी में बोल। अरे क्या रे, रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल्स imposed by the entity will not be able to prevent, detect, correct material misstatement on a timely basis. कितना तो सिंपल है। Internally controls, internal control is that internal controls cannot timely detect, prevent, हाँ हाँ, timely detect, prevent from अभी misstatement. अरे करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन अ टाइमली बेसिस, इतना बार बोल दिया है। हाँ पढ़ ले, एक बार 2 मिनट लगा के यहाँ तक पढ़ ले भाई, ये सब एकदम खून में होना चाहिए। यही चलेगा अभी आगे जाके। Assertion of the financial statement. एजर्शन अभी सिंपली एजर्शन, हम सिंपली अभी क्या बताया, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइटम को एजर्शन बोलेगा, लेकिन एक्चुअल में एजर्शन का बहुत डिटेल मतलब होता है, वो हम लोग करेगा। हमको आधा घंटा चाहिए, हम समझाएंगे। जल्दी करो जल्दी करो। तो तेरा हुआ क्या, बोल तो। टेस्ट ऑफ बोल दिया। ये क्या पूछा था तेरे से, कंट्रोल रिस्क बोल तो। This that a material misstatement in an assertion will not be timely prevented, detected or corrected. सही जवाब, वेरी गुड, ठीक बोला। रिस्क दैट बोला नहीं, बोला 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 पूरा बोले। बोल तो, ए डिटेक्शन रिस्क बोल तो। क्या रे पूरा अभी क्या खाली कंट्रोल लिस्ट पढ़ के छोड़ दिया क्या? भैया एक बार डिटेक्शन लिस्ट बोलना। हाँ बोल बोल बेटा, तू बोल, वैभव कह रहे हम बोलेगा। मैं कैसे बोलना वही तो जानना है डिटेक्शन है। अरे बता रहे, रुको। जो एंटिटी को पता नहीं चले। क्या रिस्क एंटिटी को पता नहीं चलेगा बाद में? ये है, अगर डोज कम हो तो असर होने में टाइम लगता है और जानवर भी थक जाता है, इसलिए हम ओवरडोज करते हैं उसको। हम बहुत ज्यादा हेवी डोज देंगे और उसके जमीन पर गिरते ही उसे एंटीडोट देंगे। उसे डांट लगाने के बाद अगर वो भाग गया तो वो क्या दिन आ गया है भैया, हम लोग को नहीं दिख रहा है, तुम लोग का देखने लायक चीज भी नहीं है वो। जानवर के बारे में सब बेकार बात करो तो छोड़ो। ओए कौन क्या बोला था? ओ पॉली, डिटेक्शन इस पढ़ लिया ना इतना दिन में? अरे डिटेक्शन इस बोल दो। हाँ तुम लोग, अरे रुक रुक, ये लोग पूछते बोलते। Not be reduced to a risk that an audit procedure will not be audit risk. अबे रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर विल, अबे रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर will not be able to reduce the audit risk to an acceptably low level. अरे बेटा तुम लोग को अगर तुम लोग को audit procedure is unable to reduce audit risk, overall audit risk to an acceptably low level. अरे समझा क्या बात? पीटेगा हम, कुछ कंफ्यूजिंग, दुनिया में सब आसान है। देखो डिटेक्शन रिस्क कौन है, ये कौन ये बात? डिटेक्शन रिस्क, ठीक है ना। डिटेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को तुम पकड़, वेरी गुड, किसी चीज को तुम ढूंढ लिया, ढूंढ निकाला।
अब क्या ऑडिट में हम लोग का जीवन में क्या उद्देश्य, एज एन ऑडिटर दुनिया में तुम लोग क्यों आए हैं? अरे करप्शन नहीं, उसको मेटीरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या करप्शन ढूंढेगा? अभी तो ऑडिट का भाषा बोलना शुरू करो, तीसरा साल चल रहा है अभी। मेटीरियल मिस स्टेटमेंट ढूंढेगा तुम लोग। अब ये दोनों शब्द का मतलब तो तुम लोग को अभी तक खून में बैठ ही गया होगा। चाहे तो गलती गलती मतलब अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, व्हाट इज एक्चुअली रिपोर्टेड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएम। वेरी गुड। ये जैसे ये खून में बैठा ना, ये सब भी खून में बैठेगा तुम लोग। तो दुनिया में हम लोग आए ही है मेटीरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए, ठीक है? और दुनिया में आया है तो खतरा क्या है हमारा? ऑडिट का सबसे बड़ा खतरा क्या है बड़ा? अबे वही तो ऑडिट रिस्क क्या है बोलता, ऑडिट रिस्क कि हम लोग गलत को सही नहीं कर दे, गलत को सही नहीं कर दे, ठीक है? इसको सिंपल भाषा में हम क्या बोला? रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, ठीक है? कोई मत बोलो, हम Material risk that an auditor misstated. expresses an inappropriate opinion when in actual the financial statements are materially misstated. That is, the auditor gives a true and fair view wherein in actual the financial statements are materially misstated. Yeah, auditor gives a unmodified opinion wherein in actual the financial statements are materially misstated. अबे क्या adverse? हाँ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, risk that auditor gives an unmodified opinion wherein he was required to give qualified adverse or disclaimer. समझ गया ना? अब तुम लोग का अब तुम लोग सब समझ जाएगा ना, तो लैंग्वेज तुम लोग का अंदर से निकलेगा, समझा ना? ये इसीलिए तो डिक्शनरी समझा रहे इतना, तुम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? सारा लैंग्वेज फिर तुम लोग का खून में से निकलेगा, ऐसे पनप पनप के, समझा ना? तीनों बात समझा ना हम क्या बोल रहे हैं? तीनों बात समझ में आया ना हम क्या बोल? वेरी गुड। अब डिटेक्शन रिस्क समझा? डिटेक्शन मतलब हम लोग दुनिया में डिटेक्ट करने के लिए है मेटीरियल। और रिस्क क्या होता है? रिस्क बेसिकली ऑडिट रिस्क रहते कि गलत से। तो हम लोग का क्या डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि हम लोग का जो ऑडिट प्रोसीजर है, डिटेक्ट कैसे करता है हम लोग? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कैसे डिटेक्ट करेगा? ऑडिट प्रोसीजर लगा के। तो हम लोग डिटेक्ट करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर यूज करता है वो ऑडिट रिस्क को लो लेवल तक नहीं ले जा सकता। ये हम लोगों का सबसे बड़ा रिस्क होता है, डिटेक्शन करते वक्त का रिस्क होता है कि दया इन्वेस्टिगेशन, दया ऑडिट करने आया है, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कोना कोना चेक करो, ऑफिस का कोना कोना चेक करो, एक एक वाउचर को भून डालो। दया भूनने के बाद भी कुछ तो गड़बड़ पकड़ ही नहीं पाया, वो क्या हो गया? हमारा डिटेक्शन। कि हम लोग जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया वो ओवरऑल ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रिड्यूस नहीं कर पाया, उसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन। समझ में? रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर्स आर अनेबल टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल and unable to detect the material risk. Very good. अब ये लाइन तुम लोग बोल दिया, बढ़िया बात है, ठीक है? ये तुम लोग अपने से बोल दिए, वेरी गुड, अच्छा से बोला। ये तुम लोग को समझ में आया कंट्रोल की जो इंटरनल कंट्रोल्स इंपोज किया मैनेजमेंट, वो टाइमली बेसिस पे प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं कर सकता किसी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। इनहेरेंट रिस्क मतलब ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन असर्शन ऑफ बीइंग मटेरियली मिसस्टेटेड बिफोर कंसीडरिंग एनी। क्या बात है? क्या तीनों डेफिनेशन तुम लोग को याद हुआ? ऑडिट रिस्क याद हुआ? ऑडिट रिस्क दुनिया का ऑडिट होता है, ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दैट इज गिव्स व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली मटेरियली। इसको तुम लोग अपना फैला के 4 लाइन में भी बना सकते हैं। इसी लाइन को दूसरा तरीका क्या है बोलने का? वेरी गुड, अनमॉडिफाइड दिया जब मॉडिफाइड देना। तीसरा तरीका क्या है? अनमॉडिफाइड दिया जबकि क्वालिफाइड एडवाइस डिस्क्लेमर देना। चौथा क्या था? चौथा ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जबकि एक्चुअली मटेरियली मिसस्टेटेड था। बस समझा? यही है, बस यही है। देखो अपना आंसर देख के बस ये सबको ढुका देना कहीं ना कहीं। ऑडिट तैयार है क्या? रे कौन क्या पूछ रहा है? भैया हम लोग को नहीं दिख रहा। अरे यार फालतू बात है। अच्छा तुम लोग बताओ, ऑनलाइन गैंग्स ऑफ वासेपुर, बोलो क्या बोलो? ये बोलो बोल रहे क्या? हमको तुम लोग बोलो, समझ में आया कि नहीं? क्या हमको समझ गया बोलो? भैया, समझ गया। समझ गया क्लियर है भाई। बोल। समझ गया भैया। वेरी गुड। चलो ये लोग नालायक लोग का नाम उधर लगा के रखेगा तुम लोग, ठीक है? तुम लोग भी देखते रहो, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, ठीक है ना? ये नालायकों का नाम ऊपर दिखते रहना चाहिए। ऑडिट रिस्क हो गया, गला बैठ गया मेरा बोलते बोलते। आगे बढ़ते हैं।
बेटा अभी हुआ नहीं है, अभी तो ये खून में बिठाएगा नहीं जब तक हमको सुकून नहीं मिलेगा। क्या करना है अभी आगे? ऑडिट प्रोसीजर। सर थोड़ा चार्ट बना के दिखाओ ना, कल आप बनाया था ना ऑडिट प्रोसीजर का। लो ना बेटा लो, रैप करना है, ठीक है। रैप, रैप के अंदर दो चीज करने हैं। इनहेरेंट रिस्क का असेसमेंट, अरे रे टोनी का करते हैं। इनहेरेंट रिस्क प्लस प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या? मैनेजमेंट से जाके पूछेगा मैनेजमेंट तुम लोग क्या इंटरनल कंट्रोल लगाए, तो मैनेजमेंट कुछ बकबक बकबक करेगा, वो बकबक को बोलता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। समझा ना? तुम लोग सिनर्जी आया वो करने क्या बोलते हैं, ऑडिट करने, तुम हमसे आके पूछा कि क्या इंटरनल कंट्रोल लगाया, हम कुछ 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 बोला, सॉफ्टवेयर है न तेन है, वो क्या हो गया? तुम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिलिमिनरी असेसमेंट। ये तुम लोग का रैप हो गया। अब तुम लोग इसको आंख बंद करके मान लेगा कि तुम लोग भी कुछ दिमाग लगाएगा अपना। तुम लोग फिर फर्दर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है सर। इसको बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कौन क्या बोल रहे हैं, सुना समझ रहे? इसके अंदर दो आते हैं बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल उदय कंट्रोल, और टेस्ट ऑफ डिटेल। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से नाम से पता चलता है कि यहां पर हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं। कंट्रोल्स, यहां पर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस, इसको समझाना है, अभी हम कुछ नहीं समझे, और एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं कि बेटा इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट बकबक किया वो ठीक तो है ना, ये यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग। क्यों चेक करते हैं सर? कंट्रोल्स को क्यों चेक करना पड़ता है बेटा? अगर कंट्रोल को चेक नहीं किया तो तुम बता नहीं सकता ना इनहेरेंट रिस्क के बाद कंट्रोल रिस्क का क्या लेवल। तो कंट्रोल रिस्क नहीं बता सकेगा तो आरओएमएमएस पता नहीं चलेगा, और आरओएमएमएस पता नहीं चलेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कि डिटेक्शन रिस्क को कितना रखना है। समझा? तो डिटेक्शन रिस्क पता चलने से ये पता चलता है ना ऑडिट प्रोसीजर कितना लगाना है, ज्यादा लगाने के कम लगाना है। ओ टेस्ट ऑफ डिटेल, रादर इसको ना ओवरऑल पूरा बोलते हैं, इसको मिटा दे थोड़ा सा, तुम लोग का भी काटापीटी होगा, आई एम सॉरी। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलते हैं इसको, ओवरऑल सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलते हैं इसको। हम लोग कंप्लायंस प्रोसीजर भी बोलते हैं इसको, हम लोग ऑल्सो कॉल्ड कंप्लायंस प्रोसीजर। नहीं 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 बताएगा अभी अब बेटा। लिमिटेशन अभी हम लोग का एक कॉन्सेप्ट आएगा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, उसके अंदर बोलता है टाइम यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पॉइंट है, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेक्ट दैट ऑडिटर कंप्लीट द ऑडिट विद इन रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट। समझा? तो वो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट के चलते हम लोग पूरा 360 डिग्री, वो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होता है, वो पढ़ेगा आगे जाके हम लोग। सब्सटेंटिव कंप्लायंस दो प्रोसीजर होता है, कोई सब्सटेंटिव और कंप्लायंस दो प्रोसीजर होता है। घूम मत जाना, आगे तुम लोग को बोल देगा कंप्लायंस प्रोसीजर तो बीच मत जाना, तो ये तो क्या पढ़ा दिया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को कंप्लायंस भी बोलता है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब जो मैनेजमेंट बकबक किया उसको तुम लोग टेस्ट करेगा वहां जाके कि वो कितना इफेक्टिव है और कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर दो होता है फिर से, टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल, और एनालिटिकल। एनालिटिकल के ऊपर तो पूरा स्टैंडर्ड है, एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल। टीओडी मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। इसके अंदर तुम लोग का फेवरेट सब आता है, वाउचिंग वूचिंग ये सब इसके अंदर आता है, वाउच करेगा जाके। लेकिन ऑडिट सिर्फ वाउचिंग नहीं होता है, प्लीज। ऑडिट के अंदर तुम लोग को जितना भारी हम सिखा रहे हैं, भगवान का वास्ता है आर्टिकलशिप में जाके मेरा नाम बेइज्जती मत करना।
ठीक है ना। अब इसका थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं। रैप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, तुम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज इन एनवायरमेंट, audit procedure performed to obtain understanding of entity and its environment, including internal control and the other two, identify। अब देखो ये सब ऑडिट का लैंग्वेज अब कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है इसको, देखो टू आइडेंटिफाई एंड असेस द ROMMS whether due to fraud or error। तुम लोग समझ जाएगा, तुम लोग इसका आत्मा को समझ जाएगा। ये पूरा लाइन हम जो रैप का लिखा है अंदर से आत्मा का तुम लोग समझ जाएगा। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू obtain understanding of entity and its environment, including internal control, in order to assess the ROMMS whether due to fraud or error। समझा? ROMMS असेस करना मतलब क्या असेस कर रहे तुम लोग? ROMMS असेस कर रहे इसका मतलब क्या? इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कैसे असेस करता है? तुम अंडरस्टैंडिंग लेगा जब एंटिटी का, भाई हम वो पेट्रोलियम वो केरोसिन वाला डीलर के पास गया, उसका काम करने का तरीका, एंटिटी को समझा, उसका एनवायरनमेंट को समझा, तब हमको पता चल गया था इनहेरेंट रिस्क तो है ही नहीं। अरे वो केरोसिन वाला जो एग्जांपल दिया था कल, वैसे सिनर्जी C3 में तुम लोग आया और तुम लोग बोला कि बच्चा लोग कैसे पैसा डिपॉजिट करते हैं, गल्ला में एक आदमी बैठा हुआ कैश डिपॉजिट होता है सारा। तो तुम जैसे ही अंडरस्टैंड किए एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट को, तुम लोग को पता चल गया इनहेरेंट रिस्क बहुत हाई है। और फिर तुम पूछा भाई कंट्रोल्स क्या लगा रखे, समझा? तो हम कंट्रोल्स में बोला कि वो आदमी जो बैठा है वो ऐसे ही नहीं बैठा होता, उसके पास हम लोग पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिए, समझा? वो सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे एक बच्चा आता है कैश जमा करता है, उसका आईडी लेता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेता है, पूरा डिटेल लेता है, वो लेके और हर 10 दिन के बाद जितना टोटल होता है सारा पैसा को बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, एक एक चीज का रिकॉर्ड है। ये कंट्रोल हमने लगा के रखा है। तो तुमने क्या किया? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इससे तुम क्या असेस किया? ROMMS। ROMMS का कौन सा कंपोनेंट असेस किया? कंट्रोल रिस्क। कि इनहेरेंट रिस्क हाई है सिनर्जी C3 का, पर कंट्रोल रिस्क कम, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल्स लगने के बाद बहुत लोएस्ट लेवल पे आ गया, तो ओवरऑल ROMMS मीडियम हो गया। एक हाई एक लो तो मीडियम हो जाता है ओवरऑल। ओवरऑल मीडियम हो गया तो हम लोग को ऑडिट प्रोसीजर भी मीडियम टाइप का लगाना पड़ेगा, सो दैट हम लोग ओवरऑल ऑडिट रिस्क को कम कर सकें। समझा? ये समझ में? रैप का क्या उद्देश्य होता है? अब अंग्रेजी समझा ना तुम लोग क्या लिखा हुआ कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल इन ऑर्डर टू असेस द ROMMS वेदर ड्यू टू फ्रॉड और, समझा? इसको अपना भाषा में बना के लिख सकेगा। वर्ड्स इंपॉर्टेंट ये सब आना चाहिए, समझा? कि तुम क्या कर रहे हैं? प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं ताकि तुम एंटिटी, उसका एनवायरनमेंट और उसका इंटरनल कंट्रोल्स का समझ ले सके। उससे तुम क्या असेस करते हैं? ROMMS। इनहेरेंट, तुम सिंपल ROMMS को दिमाग में रखो। इनहेरेंट रिस्क को असेस करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम जाके एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट। और कंट्रोल रिस्क को लेने के लिए तुम उसका अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ऑफ द इंटरनल, सो दैट तुम इंटरनल ओवरऑल असेस कर सके ROMMS के। समझा हम क्या बोले? तुम इसी शब्द को ROMMS को ध्यान रखिएगा तो रैप याद हो जाएगा तुमको। ROMMS में दो होता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क को असेस करने के लिए तुम क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं एंटिटी और एनवायरनमेंट का। कंट्रोल रिस्क को लेने के लिए इसका इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू असेस द ROMMS व्हिच कैन बी ड्यू टू फ्रॉड। समझा क्या हो रहा है रैप ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर? इसके अंदर TOC होता है, TOD नहीं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद रखना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पार्ट होता है एनालिटिकल और TOD। ऑडिट प्रोसीजर
designed to obtain operating effectiveness of controls. And to assess whether internal controls are able to prevent, detect, correct material misstatement whether I see internal controls are able to prevent, detect, correct material misstatement on timely basis. टाइमली बेसिस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल 5 साल बाद तुमको बता रहे कि भाई 5 साल पहले कुछ हुआ था. Substantive procedure. It comprises of TOD and analytical procedure. ये हम इसीलिए नहीं लिखा रहे, एनालिटिकल प्रोसीजर पे पूरा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, तो उसमें तो पूरा स्टैंडर्ड में दिमाग खाई गई, अभी लिखा के क्या मतलब है. और टेस्ट ऑफ डिटेल करते करते हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना. अब एक चीज और समझो, अरे यार फटाफट लिखो, बहुत धीरे लिखता है तुम लोग. हो गया फाउंडेशन वाला तुम लोग से तेज दिखने लग गया इतना दिन. वो तेजी लिख रहा है भाई, उसको मत, वो तेजी लिख रहा है, ठीक है ना. अब सुनो मेरा बात, बहुत इंपॉर्टेंट. टर्मिनोलॉजी में थोड़ा गेम हो जाता है. मतलब हम लोग ऑडिट प्रोसीजर किसको बोलते हैं, रैप और फैप. लेकिन एक्चुअल में ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर नहीं बोलना चाहिए, ऑडिट कैसे करता है. मतलब तुम वहां जाके रैप करिए, तुम रैप करेगा, तुमको पता है रैप का मतलब क्या, पर टेक्निक क्या होता है, टूल्स क्या होता है टू ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग. मतलब तुमको रैप बोला कि तुम जाके ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी या एनवायरनमेंट इंटरनल, पर उसको कैसे करेगा, क्या साधन होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं बेसिकली टूल्स, कि तुम क्या प्रोसीजर लगाएगा. तो कंफ्यूज मत होना, कई बार हम जब ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा मतलब ये सब भी आ जाएगा, ठीक है ना. मेरा बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं. अब हम क्या क्या ऑडिट करेगा कैसे, भैया ये तो तुम समझ रहे हैं कि तुमको करना क्या है. रैप करेगा वहां जाके, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेगा वहां जाके, भाई करेगा ये तुमको थ्योरेटिकली पता है कि अब करेगा कैसे, इसको रैप करेगा कैसे, वो तरीका अभी हम बता रहे हैं. एकदम समझ में आया, ऑनलाइन भी समझ में आया सबको कि रैप करेगा कैसे, भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल लेगा कैसे, ये बताएगा अभी. तो ऑनलाइन में सब समझ में आया तुम लोगों को, बोलो फटाफट. हाँ भैया. हाँ भैया. गुड, शाबाश. हाँ हाँ, तो आओ हम लोग लिख रहे हैं, हम कोई हेडिंग नहीं दे रहे इसका, ठीक है. तुम लिख लो मेथड्स टू ऑब्टेन एविडेंस, टू ऑब्टेन एविडेंस, कुछ भी बोल सकते हैं इसको कि हम क्या तरीका, या टूल्स लिख लो, ठीक है. तुम लोग को इजी होना चाहिए समझने में. इसका शॉर्टकट होता है, पहले शॉर्टकट लिख लो याद करने के लिए, ICAI ऑब्जर्वेशन रीपरफॉर्मेंस, ये इसका शॉर्टकट है, सो दैट तुम लोग याद कर सको कि ये कितना तरीका, और ये एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा होता है. इसका शॉर्टकट है निमोनिक, ICAI ऑब्जर्वेशन रीपरफॉर्मेंस. आई बोले तो तुम लोग जाके सबसे पहले, कोई एक बार काम कर तो लिखेगा नहीं, एक बार सिर्फ सुनो, तो यहां तक लिख लो, शॉर्टकट लिख लो, फिर कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, हम लिखने का टाइम दे देगा. शॉर्टकट लिख लो, फिर कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ आराम से मेरा बात को सुनो.
हो गया? और तू क्या कर रहे है भाई, क्या इतना धीरे लिख रहे हैं? ठीक है, अभी मेरा बात सुनो, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, सिर्फ अभी मेरा बात सुना जाएगा थोड़ा देर के लिए। सबसे पहले इसमें आता है इंस्पेक्शन। हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इंस्पेक्शन का बात करते हैं, हम लोग अगर डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करता है तो इसको बोलता है तुम लोग का फेवरेट वाउचिंग। समझो, हम गया एंटिटी में ऑडिट करने के लिए, हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। हमको अब असेस करना है, हम क्या किया, सबसे पहले हम देखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कोई खर्चा मानना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसका खर्चा मान लो टोटल सेल है 1 करोड़ का और इसका 20 लाख का खर्चा है टोटल। तो हमारे लिए मटेरियल आइटम हो गया, मान लो ये हमारे लिए मटेरियल आइटम है। अब मटेरियल है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पीएनएल कर, हम टी से बना दिया, तुम लोग सेंटीमेंटल मत होना। प्रिंटिंग स्टेशनरी में हम मैनेजमेंट को बोलेगा कि बेटा मैनेजमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी का नेचर ही बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि इनहेरेंट रिस्क हाई होता है, घपला करने का चांस सबसे ज्यादा। प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीद के लाया भाई, समझा ना, प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस लगा, जेरोक्स करा के लेके आया भाई, 50 पेज जेरोक्स कराया, और वो भी बांटने के, जेरोक्स तो जनरली कराते हैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं सबमिट करना है, तो 50 पेज जेरोक्स कराने गया, 100 का बिल बना के ले आया, या 50 पेज का 1 रुपया जेरोक्स का पड़ा, क्योंकि हम बल्क में जेरोक्स कराते हैं 1 रुपया, लेकिन बिल सारा 2 रुपया का बन रहा है। तो भाई डिफॉल्ट इनका नेचर ऐसा होता है कि इनहेरेंट रिस्क हाई होता है। और हम लोग को कैसे पता बेटा, तुम लोग तो चंगू मंगू फर्स्ट ईयर, तुम लोग को थोड़ी ना, तुम लोग को तो सीनियर जाएगा ना ऑडिट करने के लिए, वो बताएगा तुमको कि भाई ये चीज, और थोड़ा तो कॉमन सेंस तुम लोग के पास भी होगा, कई चीज तो हमें बता के भेजेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट रिस्क इसका बहुत हाई होता है। पहला दिन तुम लोग थोड़ी ऐसा है कि प्रैक्टिकली ऑडिट में जाएगा तुम लोग को संभाल, तो सीनियर जाएगा थोड़ी, तो सीनियर यही सब तो बताएगा तुमको कि तुमको ये करना है वो करना है, तब तुमको एहसास होगा, हाँ इसका इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, उसका कंट्रोल में है क्या, समझा ना। ये सब देखते रहना उधर जाके, तो इसका बाय डिफॉल्ट इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, हमको पता है। हमको एंटिटी से कोई एंटिटी और उसका एनवायरमेंट, फिर भी उसको पूछा, बोले क्या भाई प्रिंटिंग स्टेशनरी 20 लाख रुपया, क्या 20 लाख रुपया क्या चीज का तुम लोग का लगा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट से क्या कर रहा था, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट बोला कि भाई देखो हम लोग का बैनर, डिजिटल पैम्पलेट बैनर बनता है, हम लोग का क्या है, पैम्पलेट बटा के डिस्ट्रीब्यूट करने का वो है। हर महीना हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, फ्लेक्स बना के लगाते हैं, होर्डिंग्स पे लगाते हैं, तो हम लोग का बहुत ज्यादा प्रिंटिंग का होता है। कोई प्रोग्राम होता है तो उसका लीफलेट बंटवाते हैं, तो इसीलिए हम लोग का ज्यादा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओरली इंक्वायरी करके उससे क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि भाई क्या तुम लोग का प्रिंटिंग कर इतना खर्चा कैसे लग गया, ठीक है। फिर हम उसको पूछा भाई क्या कंट्रोल्स है, भाई तुम लोग क्या प्रिंटिंग स्टेशनरी किस बेसिस पे तुम लोग का इतना सैंक्शन होता है, कोई तो बोला कि कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो हम लोगों का अकाउंट्स टीम को, या अकाउंट्स टीम है या कोई भी टीम है उसको एक या कंज्यूमेबल इन्वेंटरी जो भी टीम है उसको एक ऑर्डर बना के भेजता है कि भाई इसका 50 पैम्पलेट प्रिंट हो जाना चाहिए। ये वो बकबक कर रहे हैं अभी, तो ये भी हम इंक्वायरी से निकालते हैं, बकबक कर रहे हैं कि भाई उसका वो ऑर्डर बना के भेजता है कि 50 इसका प्रिंट हो जाना चाहिए, प्रिंट होकर के फिर वो आता है, फिर वो डिजाइन, और वो हम लोगों का पर्टिकुलर शॉप है उसके वहां जाता है, सो एंड सो शॉप, उसका हम लोग का कोटेशन मंगवाया हुआ है, हम लोग शुरू में टेंडरिंग किया था, सबसे लोएस्ट कोटेशन इस शो एंड शो शॉप का आया था, उसीलिए हम लोग उसको जाके देता है। हम लोग के पास 4 कोटेशन बिल्कुल फाइल में डाला हुआ है, सबसे कम रेट पे ये प्रिंट करके देता है, तो उसके पास हम लोग एग्जैक्ट वो ऑर्डर के समय वो कर देता है। वो हम लोगों को जब एंट्री करके देता है तो प्रॉपर इनवॉइसिंग करके देता है, जीएसटी रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर है हर इनवॉइस पे हमको जीएसटी बिल बना के देता है, ठीक है। सारा काम ऐसे होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल्स अच्छा है कि बुरा है कि क्या है, क्या एड हॉक है। हम बोल रहे हैं कि कंट्रोल्स तो अच्छा बना के रखा हुआ है, ये हर चीज ऑन रिकॉर्ड होता है, रिटर्न होता है। तो हमको लगा इनहेरिट रिस्क आएगा, लेकिन कंट्रोल रिस्क हमको देख के थोड़ा कम लग रहा है, तो ओवरऑल हमको रिस्क कैसा लग रहा है, इसमें मीडियम टाइप का रिस्क लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिटेक्शन रिस्क को क्या रखेगा, थोड़ा मीडियम है, यानी हम इसमें थोड़ा प्रोसीजर्स मीडियम। अब हम क्या करेगा, सबसे पहले वो जो कंट्रोल के बारे में बक किया उसको थोड़ा टेस्ट भी तो करेगा। तो हम क्या बोलेगा उसको, एक काम करो तुम अपना इनवॉइस लेके आओ, इसको बोलता है वाउचर, डॉक्यूमेंट इनवॉइस लेके आओ, इनवॉइस लाएगा वो, इस इनवॉइस का, ये 15 लाख का इनवॉइस या ये 2 लाख रुपए का इनवॉइस है, इसके ऑर्डर का, इसका अगेंस्ट तुम वर्क ऑर्डर निकालो जो तुमको मिला होगा मेल में, तो वो वर्क ऑर्डर निकाल के दिखाए। सप्लायर का वाउचर था, इनवॉइस जीएसटी रजिस्टर्ड था, जीएसटी क्रेडिट हम लोग बकायदा क्लेम किया हुआ। तो हमको क्या लगा ये सारा ऑडिट करने के बाद कि ये ठीक लग रहा है, मेरा बात समझा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, हम डॉक्यूमेंट का क्या किया, वाउच किया, मतलब वो इनवॉइस को मिला के देख लिया। ये वन ऑफ द प्रोसीजर इसमें लगाया, डॉक्यूमेंट को वाउच कर। इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं वाउचिंग,
और अगर हम लोग फिजिकल एसेट का करते हैं, फिजिकल एसेट का करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। तो वाउचिंग वेरिफिकेशन जो होता है, फिजिकल एसेट का कोई करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। मान लो मैनेजमेंट बोला, हमारा खुद का एक केस हुआ था क्लाइंट का, 5 लाख रुपए का एक वो था, पेमेंट किया था वेंडर। हम बोला ये क्या चीज का है, बोला सिंटेक्स का बड़ा टंकी लगा है। हम बोला सच में ना, हाँ। तो बोला दिखाओ तो कहाँ लगा है, तो वहां जाके देख के, हाँ तो सच में टंकी प्रेमाइस के अंदर ही लगा, पता था डायरेक्टर का घर में टंकी लगा दिया, कंपनी का खर्चा डाल दी, तो ऐसा नहीं होता ना। तो सच में लगा, क्या 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 हम फिजिकल एसेट का फिजिकली वेरीफाई किया कि है कि नहीं, ठीक है ना, तो जाके कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया इंस्पेक्शन, ये पहला ऑडिट प्रोसीजर होता है। सर इसको कहाँ लगाते हैं, इसको रैप करते वक्त भी लगा सकता है, इसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी लगा सकते हैं, ओ दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रैप करते वक्त भी इनको इसको लगा सकता है, फैप करते वक्त भी, ठीक है। उसके बाद सी, ICA हम वैसे नहीं लिखाते, शॉर्टकट ICA ऑब्जर्वेशन दी परफॉर्मेंस बनेगा, हम एक एक करके लगाते हैं। डी नेक्स्ट हम लगा रहे हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, आप वो प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा है, जो प्रोसेस आपका जो प्रोसेस है ना, उसको आप पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों में लगा सकते हैं इसको भी। मतलब सिनर्जी C3 में हम क्या बोला, जैसे मैनेजमेंट है, सिनर्जी C3 का एग्जांपल है, हम तुमको क्या बोला, हम तुम लोग ऑडिटर आया, हम क्या बोला कि भाई, तुम बोला कि भाई क्या तुम लोग का बिलिंग कैसा होता है, सेल्स कैसे दिखो, मेन तो हम लोग का स्टूडेंट का फीस आता है। तो हम बोला कि काउंटर के ऊपर आदमी को बिठा के रखता है, कोई भी बच्चा आता है वो जो है उसका ID लेता है, सारा एंट्री करता है, ये करके 10 दिन में उसको डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो तुम एज एन ऑडिटर क्या बोला, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, एक दिन आकर के चुपचाप इधर आके बैठ जाएगा, बोले हम आज आपके यहाँ पर बैठा, तो बैठा है, तुम देख रहे 5 बच्चा आया, 5 बच्चा से बकायदा ID लिया, ये हुआ वो हुआ, तुम देख रहे प्रोसेस कि जो ये बोल रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि बच्चा से ID लिया है कि नहीं, एंट्री किया है कि नहीं, सारा आया है कि नहीं, ये क्या हो गया मेरा ऑब्जर्वेशन। ये सारा प्रोसेस को हम अपना आंख से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये लोग बोला है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी एक तरीका होता है ऑडिट एविडेंसेस जुटाने का, ठीक है। तुम अपना चुपचाप आके बैठ के देख रहे हैं, तुम ऑफ कोर्स तुम आके बैठ के देख रहे हो, पता चला पैसा आया वो जैसे है, वो स्टूडेंट बोल रहा है ID नीचे, ID हो जाएगा, पॉकेट में लेके डाले हो जाएगा, कोई बात नहीं, कौन सा बैच है हाथ। तो तुम लोग क्या, तुम लोग ऑब्जर्वेशन में तुम लोग को थोड़ा सा वो खोट लगा, ठीक है। ये हो गया ऑब्जर्वेशन। तीसरा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब थर्ड पार्टी से, ठीक है ना, थर्ड पार्टी से भी पूछ सकता है किसी भी तरह से। अब जैसे हम इसका और प्रैक्टिकल थोड़ा एग्जांपल देते हैं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन बिग 4 में बहुत माना जाता है, ठीक है। बिग 4 में बकायदा अच्छे से इसको किया जाता है, उनका फॉर्मेट भी होता है प्रॉपर, अच्छे से होता है। अच्छा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। कैसे थर्ड पार्टी से, भाई तुमको थर्ड पार्टी से कुछ कंफर्मेशन लेना है, ऐसे ही उसका घर में घुस जाएगा क्या, ए बता तो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तेरे से, तो उसका तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है कि ऑडिटर के ऊपर आंच नहीं है, तो वो कैसे प्रोसीजर होते हैं कि अगर थर्ड पार्टी रिप्लाई नहीं दिया, वो थर्ड पार्टी कुछ और बोल दिया, गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो फिर क्या, उसके ऊपर पूरा हमको गाइडेंस दिया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लेगा तुम। तो क्या ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है भाई पूरा। तुम लोग को ये पता ही नहीं होगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या बोलता है, वहां जाके क्या करके आना होगा, तो तुम लोग क्या ऑडिट करेगा फिर जाके, फिर तो वही वाउचिंग टाउचिंग करके आ जाएगा, बैठ के बस हो गया। जिंदगी वाउचिंग से बहुत ऊपर है, समझा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लेते, देखो हम एक ऑडिट करने गया था, अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट था। उसके अंदर गवर्नमेंट का क्यों इंसेंटिव था एक हॉस्पिटल के अंदर कि अगर कोई मतलब कोई भी विमेन अपना डिलीवरी के लिए आया है, तो उसका डिलीवरी के ऊपर डॉक्टर को परसेंटेज मिलेगा, पैसा कुछ डैश अमाउंट मिलेगा, और जो मदर है उसको बच्चा का न्यूट्रिशन, खाने पीने का, मतलब खाने पीने का बेसिकली, और उसका जो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा पर डिलीवरी के ऊपर। तो हम ऑब्जर्वेशन एक तो हम कर सकते हैं कि वाउचिंग मतलब वाउच कैसे कर सकते हैं, हम उसका रजिस्टर मंगवा सकते हैं कि भाई कितना डिलीवरी हुआ, कि तुम डॉक्टर, उसमें एक्चुअली दिक्कत क्या हुआ था, डॉक्टर को अगर 100 डिलीवरी का पैसा मिले तो बेनिफिशियरी को 100 नहीं गया, वो 10-15 वो करते, ठीक है। तो हम उसको बोला कि तुम रजिस्टर लेके आओ, तो 100 का वो पूरा एंट्री दिखाया, लेकिन उसमें डॉक्टर को 100 का पैसा मिला लेकिन बेनिफिशियरी को 15 का मिला, ठीक है। तो फिर पहला हम बात की, तो दूसरा हम बोला कि चलो ऑब्जर्वेशन पे, तो फिर हम उनका प्रोसेस को देखा कि कैसे क्या वो होता है, वो ऑब्जर्वेशन का हो गया अपना। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसा जाता है जनरली, मेरा बैलेंस शीट के ऊपर हम एक परचेजेस किया, हमारा इसके अंदर मान लो कोई क्रेडिटर आ रहा है,
इसको हमको यहाँ ट्रेड पेबल आ रहा है, हमको इसको ट्रेड पेबल पर 5 लाख रुपए दे रहे हैं। अब हमको ट्रेड पेबल थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, घपला लग रहा है, ये मटेरियल अमाउंट भी है मेरे लिए, 5 लाख छोड़ो 50 लाख कर लो, तो मटेरियल अमाउंट भी है, हमको थोड़ा घपला भी लग रहा है इसमें। तो हम क्या करेगा, उसको एक चिट्ठी विट्ठी लिखेगा और उसको बोलेगा कि भाई साहब हम इस एंटिटी का ऐसे ऑडिट करना है, हम इसका बुक में आपका बैलेंस क्या है आप उसको कंफर्म करो। 2 तरह का होता है वो, ऐसे जब पढ़ेगा तब हम बताएंगे, पॉजिटिव कंफर्मेशन भी लेते हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन भी लेते हैं। तो वो स्टैंडर्ड ऑन एडिटिंग हमको अच्छा से बताते हैं कि थर्ड पार्टी से तुम कैसे पूछेगा, उसका क्या तरीका होता है। तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन उस पार्टी से बोला कि भाई देखो तुम्हारा बैलेंस एक बार कंफर्म करो, तो वो हमको कंफर्म करके बता दिया हाँ इसका 50 लाख ही, मेरा बुक्स में भी इसका बैलेंस 50 लाख है, ठीक है, हम अपना लेजर का कॉपी भी आपका उसके लिए कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा एक थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम ले रहे हैं। सर ये कहाँ ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, रैप में भी ले सकते हैं, सारा ऑडिट प्रोसीजर रैप में भी ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी से ना, मतलब ना मैं ना क्लाइंट, किसी थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इसके बाद रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन मतलब ऑडिटर मैनेजमेंट का कैलकुलेशन को खुद दोहरा के देख रहे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का जो कंपनीज एक्ट के अंदर आप लोग जब जाएगा तब पता चलेगा, अगर कोई WDV वाला मेथड लगा रखा है तो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला टाइप का निकला हुआ है उसमें, ठीक है, खास करके जो कंपनीज एक्ट ट्रांजिशनल फेज में आया था तो उसमें इतना कॉम्प्लेक्स रेट पे डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। तो खैर मैनेजमेंट उसको लगाया, आप क्या कर रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन का रेट को फिर से कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि भाई ठीक से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है कि आप क्या मैनेजमेंट जो करके रखा है कैलकुलेशन, बेटा डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने का किसका ड्यूटी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ड्यूटी मैनेजमेंट का होता है, तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कौन किया होगा, लेकिन एज एन ऑडिटर आप भी करके देख लिया, तो आप क्या कर रहे हैं, रिकैलकुलेशन करके देख लो, वेरी गुड। उसके बाद क्या करता है, नेक्स्ट होता है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस मतलब मैनेजमेंट द्वारा किया गया काम को आप फिर से करके देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक, मैनेजमेंट अपना इन्वेंट्री का काउंट लेके रखा हुआ है, आप बोल रहे नहीं फिर से हमको गिनवा दो, हम भी जाके गिन लेगा, तो इन्वेंट्री तो क्या कर रहे हैं आप जाकर के फिजिकली इन्वेंट्री को गिन रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, रीपरफॉर्म कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, फिजिकली जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप उसको फिजिकली जाके गिन लेगा। ये स्टॉक के लिए भी भेजता है आप लोगों को, जब आर्टिकलशिप मिलेगा स्टॉक ऑडिट के लिए भी भेजा जाएगा आपको, ठीक है। और अगर बिग 4 ये सब में जाए तो 31 मार्च को अलग अलग जगह पर भेजा जाता है कि भाई जाओ और स्टॉक लिखे। सब इन्वेंट्री का कैसे, उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है कि कैसे आपका फिजिकल वो करता है, ईयर 31 मार्च को जाकर के, तो गाइड सारा चीज के ऊपर आपको के बनाया देगा। कितना महान इंस्टीट्यूट हमारा, जेन्युइनली बोल रहे, आपको हर चीज के ऊपर बता के रखा है, बेटा ऐसे जाके कर लो, तुमको ऊपर कोई तुमको कॉलर नहीं पकड़ सकेगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो जिंदगी वाउचिंग वेरिफिकेशन से ऊपर भरो, समझा ना, क्या वाउचिंग वाउचिंग करते रहते हैं एनी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर भी पूरा एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, हम तुम लोगों को बताया। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब बहुत इजी कर देता है तुम्हारा काम, ये हर जगह नहीं लगता है पर जहां लगता है तुम्हारा काम बहुत इजी कर देता है। एनालिटिकल प्रोसीजर सिंपल डेटा को यूज करके हम कैलकुलेशन निकालते हैं। तुम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, इस एनर्जी के बाहर बैठा हुआ है, तुम देख रहे दिन में एक हफ्ता के अंदर कितना बच्चा आ रहा है कितना बच्चा जा रहा है, तुम देखा 100 बच्चा आ रहा है जा रहा है, सॉरी हम लोग 500 550 का स्ट्रेंथ है भी, तो 500 बच्चा आ रहा है जा रहा है, तुम एक हफ्ता में देख लीजिए, एक हफ्ता में तो सारा बच्चा का क्लास हो जाता है ना, और तुम देखा पर बैच पर बच्चा से हम लोग फीस कितना लेते हैं, तो तुम एक क्या किया, तुमको पता चला पर बच्चा से हम लोग 10,000 रुपया फीस देते हैं, तो 500 इंटू 10,000 के हम लोग का रेवेन्यू तैयार है। तो तुमको एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के तुम लोग क्या किया, एक रेवेन्यू का आसपास का आंकड़ा निकाल लिया तुम, समझा। वैसे कंपटीटर का भी यूज करके हम लोग डेटा को कर सकते हैं। इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड बना हुआ है कि एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे ऑडिट करते वक्त आप लगा सकते हैं। ये हर जगह नहीं लगता, लेकिन जहां लगता है आपका काम बहुत आसान करा। स्कूल का ऑडिट करने के लिए गया, कोई स्कूल का ऑडिट करने के लिए भेजा, बड़ा सिंपल है, फी स्ट्रक्चर निकाला, प्रोस्पेक्टस मंगाया, फी स्ट्रक्चर निकाला, बच्चा गिना, नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2.5 से रेवेन्यू का रिप्रेस, कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाने का जरूरत नहीं। एनालिटिकल प्रोसीजर जिंदाबाद, समझा। जहां एनालिटिकल लगता है वहां आपका काम आसान हो जाता है, ऑडिट बहुत आसान कर देते हैं, जैसे स्कूल, ठीक है। और लास्ट में आपका इसके अंदर आ जाता है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। ये जो मैनेजमेंट से जो पूछताछ विचार करते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट से आप ओरली भी पूछते हैं, और हम लोग है ना एक कई बार जाकर के मैनेजमेंट MRL बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मैनेजमेंट से लिखित में ले लेते हैं, भाई पूरा लेटर लिखा के ले लेते हैं, समझा ना। कल को मैनेजमेंट बोल दिया कि अरे हम तो कुछ बोला ही नहीं था ऐसा, ऑडिट करने के बाद मैनेजमेंट बोल दिया हम तो बोला ही नहीं था कुछ ऐसा। जैसे हम लोग अभी बैंक का ऑडिट करने गया था जो, तो उसमें आपका
एटीएम के ऊपर वेरिफिकेशन, मतलब एटीएम के ऊपर रिपोर्ट करना कि अगर आप बैंक का ब्रांच है तो उसका एटीएम, तो बैंक का एटीएम है, आपको जरूरी नहीं कि हर ब्रांच के एटीएम उसके नीचे या आजू बाजू का हो, तो बैंक का उस ब्रांच के अंदर कोई सा एटीएम कहीं भी आ, तो अब वो बोल दिया हमको कि भाई मेरे अंदर कोई एटीएम नहीं है, तो बोल दिया तो मान लेगा क्या? तो हम लोग क्या करते हैं कि एमआरएल लिखा लेते हैं उसमें, भाई हमारे अंडर इतना एटीएम पड़ता है, कोई एटीएम नहीं पड़ता, ये पड़ता है वो पड़ता है जो भी, उससे लिखा के सील साइन करा के ले लेते। ये भी मेरा एक ऑडिट एविडेंस होता था, समझा? कि जो चीज हम नहीं पता कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी कौन कौन सा है, वो हम नहीं पता कर सकते, तो हम क्या करते थे, तो उससे ले लेते कि भाई मेरा रिलेटेड पार्टी यही है, जिंदाबाद जय माता दी। तो भैया मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कैसे लिया जाता है, इसके ऊपर भी हमको बताते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्या स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्या जबरदस्त चीज है, ऑडिट का पूरा सारा चीज आपको ऑडिटर बना के भेज देते हैं कि पूरा आपको पता होना चाहिए। एज एन ऑडिटर आप गए, वो नहीं होता रेड वेड मारने गया, उसको पूरा पता है। अजय देवगन गया उसका प्रेमाइस में, उसको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन पता है कि कानूनी तौर पे क्या करना होगा। वैसे ही आपको भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या कर देगा, ये तैयार कर देगा कि कानूनी तौर पे हमको क्या करना होगा, हम पूरा रेडी है, आओ जो केस फेंकेगा मेरे ऊपर, हमारे पास स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का आशीर्वाद है, समझा? तो इंक्वायरी ऑब्जर्व कंफर्मेशन, ये 7 प्रोसेस होता है। शॉर्टकट लगा लो, आई सी कंफर्मेशन एक्सटर्नली लेता है, ए एनालिटिकल, ठीक है, आई इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन, एक ही में आ गया, रीपरफॉर्म कर रहे हैं रिकैलकुलेट कर रहे हैं, एक ही में। टोटल 7 तरह का प्रोसेस होता है, जिसको आप दोनों रैप करते वक्त और करते हो लगा, ठीक है। आईसीआई मतलब इंक्वायरी, कंफर्मेशन मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ए एनालिटिकल प्रोसीजर, आई इंक्वायरी हो गया, एक इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का भी होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन एसेट का भी होता है। आईसीआई हो गया ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्म कर रहा और रिकैलकुलेट कर रहा, दोनों इसमें आ गए। क्या आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? 100% पूरी अच्छे से, वेरी गुड। एनालिटिकल भूल गया बेटा, एनालिटिकल मतलब क्या होता है, डेटा को यूज करके करता है। एनालिटिकल हर जगह नहीं लगता, लेकिन जहां लगता है मेरा काम बहुत आसान करा दे, इसके ऊपर भी एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। फॉर एग्जांपल स्कूल का ऑडिट करने आपको हम भेज दिया, आप स्कूल का ऑडिट करने के, आप क्या बोला, बेटा मैडम प्रोस्पेक्टस निकाली, आप प्रोस्पेक्टस निकाला, आप फी स्ट्रक्चर देखा, बच्चा कितना है उसको मल्टीप्लाई किया, रेवेन्यू आपका रेडी हो क्या आ गया, डेटा को यूज करके हम कर दिया काम। समझ में आ रहा है मेरा? हम जनरली ऐसा करता, ठीक। इसमें हम लोग ये भी करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, खुद का लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल, ये रेशियो लास्ट ईयर मेरा 4 के आसपास, मतलब मान लो ग्रॉस प्रॉफिट टू 4 के आसपास है, कुछ भी 0.5 या 0.6 या 1 था मान लो, लेट से, इतना होता नहीं, बाप रे 1 तो बहुत होता है, 0.2 था मान लो, ठीक है। इस ईयर मेरा 0.25 है, इसका मतलब ठीक है सिग्निफिकेंट। 0.2 का 0.8 हो गया, सीधा 4 गुना बढ़िया, तो आपको थोड़ा सा कंसर्न जागता है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, समझा? डेटा रेशियो ये सब को यूज करके हम लोग ऑडिट का कुछ विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ये हर जगह नहीं लगता, लेकिन जहां लगता है मेरा काम बहुत आसान करा दो। इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, पूरा अच्छे से पढ़ेगा। ऊपर से समझ में आ गया सारा, मेथड समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ऑडिट प्रोसीजर रैप वैप कैसे करता है और तरीका क्या होता है, मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, एकदम एकदम अच्छा से। 5 मिनट एक बार थोड़ा शांति से इसको देख लो, 5 मिनट तो ज्यादा बोलते, 2 मिनट लगा के एक बार इसको शांति से पूरा अच्छे से देख लो, क्योंकि फिर एक और भारी टॉपिक शुरू करने वाले इसके बाद, ठीक है। 2 मिनट लगा के शांति से इसको देखो। ये लिख ले क्या? सॉरी, लिख ओ लेता सॉरी ये। सॉरी, लिखना भी तो है, लिखो लिखो, और लिख के एक बार शांति से देख भी लो इसको। एनालिटिकल प्रोसीजर का और एक एग्जांपल हम बता देते हैं, तुम लोग याद रखना, बता देगा। याद रखना, मैं एनालिटिकल का एक अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली लगता है। बेटा ऑब्जर्व कर रहे तुम, सिनर्जी C3, सिनर्जी C3 में हम तुम लोग को क्या बोला, हम बोला कि बच्चा जब आता है रजिस्ट्रेशन कराने, उसका आईडी लेता है, कैश डिपॉजिट ऐसा सॉफ्टवेयर में एंट्री होता है, पूरा स्कैन करता है आईडी, तो तुम बैठ के देख रहे कि एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है ऐसा। ऑब्जर्व करना मतलब मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसको तुम ऑब्जर्व करके देख रहे कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। परफॉर्मेंस तो क्या
रीपरफॉर्म इन्वेंट्री, वापस तुम इन्वेंट्री का काउंट कर रहे जाके। तुम लोग का दुनिया में ऑडिट क्यों करते हैं तुम लोग? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेरी गुड, वाह क्या बात है। मटेरियल मिस स्टेटमेंट देख के ओपिनियन देने के लिए दुनिया में हम लोग आता है ओपिनियन देने के लिए। अभी आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यही है। तो लेटर का क्या नाम बोलता है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, एमआरएल, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, शॉर्टकट में एमआरएल ही बोलते हैं। मतलब आप लोग जाएगा तो यही यूज करेगा, एमआरएल ले लो इसका। सीनियर बोल देगा आपको, आप बोला कि ये ऐसा ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है, बोलता है एमआरएल ले लो, तो बीच मत जाना क्या बोल दिया, मतलब वो जो बोला है उसका लिखित में ले लो। कई बार आपको खुद ही उनको हेल्प थोड़ा गाइड करना पड़ता है ऑडिट में ज्यादा, तो एमआरएल ड्राफ्ट करने में ऑब्वियस सा बात है ना, क्योंकि कोई जूनियर लेवल का आप आदमी के साथ अगर बाई चांस आप डील कर रहे हैं तो उसको इतना नहीं भी आ सकता। एमआरएल वो बोला वो भी बीच गया क्या होता है, तुमको उसको थोड़ा तो हेल्प करना होगा ना, क्योंकि तुम तो पढ़ के जा रहे हो, वो तो नहीं पढ़ के आ रहे। क्या भैया? हाँ लेकिन उसमें ऑफ कोर्स जो वो लोग एक्चुअल बात, वो लोग रिप्रेजेंटेशन वही अपना मर्जी से, और मत घुस देना कि वो लोग बोला एक्स, तुम लोग लिख दिया एक्स एक्स एक्स, कुछ अपना ही लिख दिया उसमें। अब बेटा बोल। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि अगर हम किसी का ये चेक करने गए कि वो उसका वो कैसे मतलब वो अरे रुक फीस रहे कैसे, वो सुन नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। हम बोले जैसे कि हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में गया चेक कर रहे कि वो कैसे फीस कलेक्ट कर रहा है, तो फिर वो हर रोज तो खराब से करता था लेकिन आज हमको दिखाने के हाँ लिए वेरी गुड, अच्छे से किया। शाबाश। ये एक अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है कि ऑब्जर्वेशन में क्या बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन में ये इन्होंने अच्छा पॉइंट बोला कि अगर मान लो ऑब्जर्वेशन है, अब रोज हम उसको ऐसा ऐसा बोला, अब रोज वो घपला कर रहा था आके, लेकिन जैसे हम बोला कि हम आ जाएगा तो वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए रिकमेंड होता है कि आपको सरप्राइज करना चाहिए ऑब्जर्वेशन जब भी करने जाता है, तो आप ऐसे सरप्राइज ही जाना चाहिए, ऐसे बोल बोल के नहीं जाना चाहिए। प्रोसेस देखेगा हाँ, तो उसको बता के बिना बताए उसको करो, कि वो प्री प्लान नहीं कर सकते सारा चीजें, सरप्राइज विजिट करो। चेंज इतना कुछ होता नहीं, और अगर वो करता है तो ऐसा बात नहीं है, हम तो तुम लोग को बोला आगे जा करके हम लोग इनहेरिट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पढ़ेगा, उसके अंदर भी ये बात लिखा हुआ है कि ऑडिट प्रोसीजर जो होता है ना, इन्वेस्टिगेटिव नेचर का नहीं होता है, ये परसुएसिव नेचर। मतलब क्या होता है, हम लोग को सीबीआई का जैसा पावर नहीं है तो कि जाके रेड मार देगा उधर। कई बार ऐसा होता है, हाँ हम उसमें बताएगा भी, हम एक ऑडिट करने गया, उसके अंदर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस था, तो उसका वाउचर जब चेक किया, उसके अंदर जो वाउचर है उसमें देखो, मतलब जो खाने का एक्सपेंस है, नॉर्मल आदमी हम लोग 2 आदमी खाता है, 500 1000 2000 आता है, उसमें 5 6 हजार का 2 आदमी में बिल बना है, वो भी नॉर्मल काकेदार ढड़वा टाइप का। तो तुमको पता ही चलता है कि देख के कि गलत है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते, समझा ना बात, क्योंकि वो एक तो इमटेरियल अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट है, तुमको देख के पता है कि घपला है, बट तुम कुछ कर नहीं सकता उसको, समझा, क्योंकि ऑडिट का नेचर ही वैसा होता है, वो उपाय नहीं होता, तुम कितना ही प्रोसीजर लगा लो तुम उसमें। और भैया लिमिटेशन होता है ऑडिट का। ऑडिट तुम ये मत समझो कि ऑडिट करा लिया तो पूरा ही वो हो गया, इनहेरेंट लिमिटेशन रहता है ऑडिट। और इसीलिए तो हम लोग को बोला जाता है ना भैया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को पूरा अच्छे से समझो, उसको अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि कल को इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट रह गया और कोई उंगली उठा तो तुम अपना बच सको भाई, कि हम लोग पूरा सारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया, ठीक है ना। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा देखने लगा, तो गवर्नमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया, अच्छा है, आने वाले टाइम में और इसको स्ट्रिक्ट करेगा। खैर आई होप यहाँ तक बात ठीक है, आई होप यहाँ अच्छा। एनालिटिकल प्रोसीजर का एक और एग्जांपल हमको ध्यान में, मान लो हम कोई कंपनी में गया, मान लो यहाँ पर इमामी का आउटलेट है, पता है आपको, इमामी है जो हाई एंड सम, क्या नाम है उसका, अरे यमिंगो में है,
हाँ वही के हाँ वही वही उसका पार्क उधर इंडस्ट्रियल पार्क के उधर वो इमामी का पूरा यूनिट बैठा हुआ है। इमामी में और भी प्रोडक्ट उधर बनते हैं। एक तो वो फेयर एंड हैंडसम क्रीम बनता है, हम गया हुआ उसका आउटलेट में। तुम लोग गया हुआ क्या कभी? हाँ गया उसका आउटलेट हाँ हम लोग का फैक्ट्री वहीं पर सोसाइटी क्या फैक्ट्री भाई? हम लोग का डिस्पोजेबल फ्लावर्स डिस्पोजेबल्स बनाते हैं, वेरी गुड। तो इसको कभी पकड़ लेना, तुम लोगों को भी जाना होगा। तो वो फैक्ट्री में जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। वो लोग का जो प्रोसेस होता है, कैसे काम होता है, इन्वेंट्री का स्टॉक, मतलब इतना प्लान्ड चीज है कि इन्वेंट्री का काउंट, इन्वेंट्री को जो अलमारी में रखा हुआ है उसको गिनती करने के लिए ऊपर उन्होंने रिफ्लेक्टिव मिरर लगा के रखा है कि हमको ना ऐसे दिक्कत नहीं होगी, कि पीछे का सामान गिनने में दिक्कत होता है। ऊपर से रिफ्लेक्टिव मिरर लगा के रखेगा कि ऊपर का स्टॉक ऐसे गिन लेगा हम लोग, नीचे का आराम से दिख रहा है, ऊपर का वैसे दिख जाएगा। इतना प्रॉपरली उनका ऑर्गेनाइज है सब चीज, ठीक है। तो बहुत सही है उनका। तो उसके अंदर इमामी, जैसे तुम इमामी का ऑडिट करने के मान लो, तो तुमको उसको जो ट्यूब यूज कर, उनका जो ओनर है वो सीए है ना, वो भी तो सीए है, वो सीए, ठीक है ना। तो अब पैकिंग मटेरियल यूज होता है, वो इमामी का जो क्रीम होता है ट्यूब में आता है। तो उनका ट्यूब तुम लोग पता नहीं देखा होगा कि नहीं, वो एकदम फ्लैट रोलर बन के आता है शीट का। तुम तो देखा ही होगा। वो मशीन में उसको एक्चुअल शेप देके बनाया जाता है, पर वो आता है रोलर में, रोल में आता है पूरा। तो मान लो हम लास्ट ईयर हम रेशियो निकाला, हम बोला कि लास्ट ईयर मान लो मेरा 1,00,000 यूनिट बिका था इमामी का, और 1,00,000 यूनिट को बेचने के लिए हमको 50 रिम चाहिए था। 50 रिम हमारा वो पैकिंग मटेरियल का लगा, ठीक है। तो हम लास्ट 2 साल का एवरेज निकाल लिया, तो कितना आया, रेशियो कर लो तुम लोग, 1,00,000 डिवाइड में 50, तो कितना होगा, जितना भी होगा। इस ईयर उसी रेशियो को हम यूज किया कि भैया इस ईयर मेरा 1,25,000 यूनिट, 1,25,000 बिका, इनटू दैट यूनिट मल्टीप्लाई किया और पैकिंग मटेरियल से मिला के देख लिया कि ठीक है कि नहीं। तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर होगा ना, समझे हम क्या बोल रहे हैं? हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देखा कि ठीक है भाई, पैकिंग मटेरियल मेरा उसके आसपास ही, उस रेशियो के आसपास है, मतलब ठीक है लगा होगा। और पैकिंग मटेरियल में ऐसे इनहेरेंट रिस्क बहुत कम होते हैं, क्योंकि कोई चोरी करके क्या कर लेगा, वो तुम्हारे इमामी का प्रेशर के छाती में लगा कहाँ घूमेगा, तो इमाम क्या कर लेगा तुम भाई उसको चोरी करके, तो उसका इनहेरेंट रिस्क वैसे भी बहुत लो, ठीक है ना। तो समझ गया ना, ठीक है। तो उसमें हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। तो और भी कई सारे एग्जांपल हम लोग केस जैसे जैसे करते जाएगा, ऑडिट का प्रैक्टिकल आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक हमने किया आपके साथ। नेक्स्ट टॉपिक, कितना नंबर टॉपिक होगा अब नेक्स्ट? 7वां 8वां। ये समझ में आया ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है और एक्चुअली प्रोसीजर लगाता कैसे, मतलब ये दोनों ऑडिट प्रोसीजर, हम मतलब एक्चुअली नामकरण थोड़ा अलग होना मेरे हिसाब से। ऑडिट प्रोसीजर ये होना चाहिए था आईसीआई ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस, और इसका कुछ और नाम होना चाहिए था, बट ठीक है उल्टा। ऑडिट प्रोसीजर मतलब रैप और फैप होता है, और मेथड्स टू ऑब्टेन दिस, तो ये टूल्स बोल दो इसको, तो ये होता है आईसीआई ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। ये 8 नंबर दे दो इसको। 9 नंबर करते हैं, ठीक है। 9 नंबर बात करते हैं, ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर लगाता है क्यों? ताकि तुम ऑडिट एविडेंस जुटा सके, और ऑडिट एविडेंस तुमको हेल्प करता है ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करने में। बेटा सबूत जुगाड़ेगा, उसी के बेसिस पे तो ओपिनियन आएगा ना तुम्हारा। तो ऑडिट एविडेंस के साथ हमेशा 2 चीज आते हैं, सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। ऑडिट एविडेंस कैसा होगा? सफिशिएंट एंड SAAE यूज करेगा, हम आगे जाकर के ये वर्ड SAAE, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये मतलब हम अभी समझा रहे हैं, आगे नहीं समझाएंगे, हम सिर्फ ऐसे ही यूज करेगा, ठीक है। हाँ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, SAAE। आगे जाके जितना भी स्टैंडर्ड में वर्ड होगा हम SAAE बोल देगा। इसका मतलब होता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? कोई कुछ सवाल पूछे? सर कोई ऑडिटर ज्यादा पंगा किया तो बिजनेस वाला ऑडिटर बदल देगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये भी एक अच्छा सवाल है कि सर ज्यादा ऑडिटर पूछा किया तो बेटा कंपनीज एक्ट में अगर तुमको ध्यान होगा, रिमूवल ऑफ ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन इसीलिए तो चाहिए होता है। बहुत बड़ा प्रोसीजर, रिमूव करना ऑडिटर को आसान नहीं होता बेटा, समझा। और ऑडिटर अपना रीजन देगा, तो ऑडिटर को निकालने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, इतना स्ट्रिक्ट है कुशल, ठीक है। इतना आसान नहीं होता कंपनीज के अंदर ऑडिटर को हाँ निकालना। भाई, मेरा बेटा फटाफट बोलना दे, तो कुछ बोल नहीं रहे, हाँ समझ गया भाई। इसीलिए तो किया ना उसको डिफिकल्ट, समझा। अभी तो तुम लोग उस टाइम में भी लॉजिक बताया था कि वो इतना डिफिकल्ट इसीलिए किया कि ऑडिटर तो थोड़ा अपना नॉर्मल काम करने गया, उसको निकाल दिया, बोला तू निकल दूसरा ऑडिटर को लेके। वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस,
सफिशिएंटली मतलब होता है क्वांटिटी, sufficiency denotes quantity and appropriateness denotes quality. Sufficiency denotes quantity, appropriateness denote quality. सर क्वालिटी के अंदर भी दो होना चाहिए, एक तो होना चाहिए मतलब का एविडेंस, रेलिवेंट होना चाहिए, और एक होता है रिलायबल। मतलब दे ऑडिट एविडेंस होने चाहिए, बे मतलब दे नहीं होनी चाहिए। ऑडिट एविडेंस एक तो होना चाहिए सफिशिएंट और एक होना चाहिए अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी, रिलायबल और रेलेवेंट होना चाहिए। अब मेरा बात सुनो, तुम लोग पहले लिखा लिखी कर लो, ठीक है। इसका एग्जांपल हम समझा रहे हैं, हम बार बार देखो, हम आगे वाला जितना भी जगह आएगा हम ऐसे ही बोल के निकल जाएंगे, जो समझना है अभी समझा देगा। हम बार बार थोड़ी समझाते रहे, डिक्शनरी इसलिए तो करा रहे ना तुम लोग को कि तुम लोग पूरा ये सब वर्ड में तो खून के अंदर बैठ जाए कि अरे वाह ऐसे ही आ गया, तुम लोग के अंदर वाव फैक्टर आ जाए, इसके अंदर खून तुम लोग का गर्म हो जाए एकदम कि वाव ऐसे ही आ चुके, ठीक है ना। खून गर्म होते ही तुम लोग के अंदर दूसरा दूसरा बात सोचने लग जाता है, बहुत दिक्कत है तुम लोग के साथ। सुनो, बैलेंस शीट है, लैंड तुम लोग को नया दिख रहा है इस बार, अरे टी से बना दिया तो दिक्कत नहीं है, सेंटिमेंटल मत होना। 25 करोड़ का है और तुम लोग को ये पता चला कि ये परचेज इन करेंट ईयर, परचेज इन करेंट। अब तुम लोग को इससे रिलेटेड ऑडिट, क्या ये मटेरियल अमाउंट है? बहुत मटेरियल अमाउंट है, कंपनी सब कुछ घर बार जेवरात रख के ये लेती है, बहुत ज्यादा मटेरियल अमाउंट है। अब तुम लोग को ऑडिट एविडेंस जुटाना है। ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? SAAE, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला तुम लोग को ये लोग बोला मैनेजमेंट वाला, चलिए हम फिजिकल वेरिफिकेशन करा देंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन करा देगा कि भैया हमारा लैंड ये वाला लैंड है, लैंड का बताओ क्या ये एक सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है? नहीं भैया। बोलते हैं कि सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है। तुम लोग ऑनलाइन में हम सबको देख रहे हैं बेटा, तुम लोग सबका नाम फ्लैश हो रहा है, हैंड रेज कर देना। कितना को लगता है ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस? एक बच्चा को लगता है, अरे क्या डाला है। तुमको कोई भी प्रॉपर्टी हम ले जाके दिखा देगा ये मेरा लैंड है, कैसे बेटा? तेरे को मैं बता रहा हूँ बैलेंस शीट पेपर, तो बेटा अभी तो पेपर का बात ही नहीं है ना, अभी हम तेरे को बोल रहे हैं कि तुमको जाके, मैं बोल रहा हूँ कि आओ चलो बेटा तुम फर्स्ट ईयर आर्टिकल है, तुमको लेके वो तुमको पहले घुसते ही पूछा हेलो हेलो मिस्टर तनिष, हेलो हेलो सर, हेलो, और विच ईयर आर्टिकल? कहता है फर्स्ट ईयर, आई जस्ट जॉइंड लास्ट मंथ। ओ ओके ओके, कम 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 फिजिकल वेरिफिकेशन करा दो, ओ कम 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 चलो फिजिकल वेरिफिकेशन करा के तुमको ले ये लैंड का। तो चल दिया, हाँ टीचर पढ़ाया था ICAI ऑब्जर्वेशन डी परफॉर्मेंस होता है, उसमें इंस्पेक्शन में बताया था फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अच्छा अच्छा ये उसमें पढ़ता है, पर बेटा पढ़ता है बोलने से नहीं होता ना, ऐसे AE में भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या ये सफिशिएंट है? नहीं सफिशिएंट नहीं है ये। फिजिकल वेरिफिकेशन में तो किसी का प्रॉपर्टी ले जाके बोल देगा, हम तुमको बोल देगा वो बाजू वाला प्रॉपर्टी में ये हमारा है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, बिल्डिंग हमारा है पूरा, ठीक है। तो ये सफिशिएंट नहीं होता। तो क्या ये अप्रोप्रिएट भी होगा? क्या नहीं भैया। अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा? हम ऐप लिख देते, ठीक है ना। क्या अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ ही नहीं। और क्या ये, क्योंकि क्या रिलायबल या रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट भी नहीं है और ना ये रिलायबल है। ठीक है। तो तुम लोग एक बात तो समझ गए कि ये वाला चीज जो करेगा मैनेजमेंट, तो हम लोग का दिल खुश। नेक्स्ट, टाइटल डीड्स मंगवाया। टाइटल डीड्स मंगवाया, ये टाइटल डीड्स को तुमने एडवोकेट से वेरीफाई करवाया, बोला एडवोकेट से पूरा वेरीफाई करवाएगा। क्या ये सफिशिएंट है? हाँ भैया। क्या ये सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है? हाँ सब लोग हाँ बोल रहे हैं। वैसे तो ये वेरिएबल आंसर होता है, कई लोग हाँ भी बोल देते हैं, कई लोग ना भी बोल देते हैं। बेटा सफिशिएंसी डिपेंड्स कि कितना मटेरियल अमाउंट है। हम तुमको बोल रहे भयानक मटेरियल है, तो हो सकता है कि ये इतना सफिशिएंट नहीं भी लगे किसी को, और हो सकता है तुम लोग का ये PG होता है, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है, पर तुमको हम बोल रहे हैं कि मटेरियल इतना भयानक है, तो हो सकता है तुम लोग बोले कि नहीं वैसे ये अच्छा है। ये जो है
एप्ट है, अप्रोप्रिएट तो है, अप्रोप्रिएट तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट के अंदर भी हम क्या देखते हैं, रिलायबल, क्या रेलेवेंट है, चलो हम बोल रहे हैं रेलेवेंट तो है, रिलायबल। अब मान लो ये एडवोकेट जिससे हम वेरीफाई करा ये कंपनी का ही आदमी निकला, क्या रिलायबल है? नहीं भैया। ऐसे ए में नहीं है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वकील है, हम बोल दिया अब इंडिपेंडेंट वकील है और एकदम जानकार है इस फील्ड का और नामी वकील है, राम जेठमलानी टाइप है, तो क्या रिलायबल भी और रिलेवेंट भी है? क्या हाँ भैया। आंसर इज यस। तो अप्रोप्रिएट तो हमको लग रहा है, लेकिन सफिशिएंसी पे अभी भी हमारा दिल नहीं मान रहा क्योंकि बहुत मटेरियल आइटम है, दिल नहीं मान रहा हमारा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तीसरा हम उसको बोला ठीक है एक काम करो, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये बोलता है ना कि अगर कोई ऐसा भारी संपत्ति खरीदे जो टीडीएस काट के देना पड़ता है, बताओ मेरे ज्ञान के मूर्ति हो तुम लोग, पढ़ा कि नहीं, तुम लोग का सिलेबस में है कि भी नहीं, टीडीएस काटना, हाँ कुछ ऐसा काट के देना पड़ता है, मेरे बेटा टीडीएस के जानकार तो तुम लोग हो, ठीक है ना, तो ऐसा कोई सेक्शन था तुम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है, कह रहे बच्चे कि ऐसा टीडीएस काट के इसमें जमा कराना पड़ता है, बेटा ये सब बहुत काम आता है ऑडिट के अंदर, समझा ना, ए रे नालायक वेरी गुड मेरे वो छोड़ा हुआ था बेटा, ये छोड़ ही नहीं सकता, ये टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने बैंक स्टेटमेंट मंगवाया, तुमने कहा पेमेंट तो बैंक से हुआ है, बैंक से करने बोलता है इनकम टैक्स वाला, बैंक के बाहर मना करता है पेमेंट करने को, तो तुमने कहा बैंक स्टेटमेंट मंगवाओ, बैंक स्टेटमेंट मंगवाया, तुमने देखा कि बैंक से पेमेंट पूरा बराबर है जितना का अमाउंट दिया हुआ है, तुमने देखा टीडीएस काट के बराबर गवर्नमेंट को जमा दिया हुआ है, सामने वाला पार्टी का आईटी रिटर्न का कॉपी भी सबमिट किया हुआ है जिसमें उसने उतना ही कैपिटल गेन दिखा, बताओ क्या ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट एंड अप्रूव सफिशिएंट? अच्छा क्या हाँ भैया। ये रिलायबल भी लग रहा है और ये रेलेवेंट, रेलेवेंट भी है। और ये क्या ये अब सफिशिएंट भी लग रहा है? हाँ भैया। आप लोग बोले कि अभी सफिशिएंट भी मेरे को लग रहा है, लेकिन अब भी कोई बोल सकता है कि नहीं 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 नहीं, अभी भी हमको थोड़ा सफिशिएंसी को लेके दिल नहीं भरा, मतलब बाकी सब तो ठीक है, ये 25 करोड़ को लेके हमारा दिल नहीं भरा। तो तुम लोग क्या किया, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा लिया, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का हेल्प लिया और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा लिया, वो वैल्यूअर ने अपना रिपोर्ट दे दिया, अब बताओ अब ये 25 करोड़ का अब ये सफिशिएंट लग रहा है, अब ये अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्या ये रिलायबल लग रहा है, क्या ये रेलेवेंट लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्या हम बोलते अब मेरा फाइनली ऐसे यही आ गया, सर अब भी नहीं लग रहा है, करते जाओ करते जाओ, जितना करना है फिर तुमको जो करना है करते जाओ, फिर तुम एक ही लैंड का वेरिफिकेशन के लिए पूरा ऑडिट झोंक दो, उसके बेसिस पे रिपोर्ट दे दो, बेटा बाकी भी काम करना होता है, बैलेंस शीट का एक आइटम पे इतना टाइम नहीं लगा सकता, ये तो हम बहुत ज्यादा बता दिया तुम लोग को, ठीक है ना। तो तुमको ये सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस एक तो मेटीरियलिटी लेवल को देख के निकालना होता है, कितना ज्यादा तुम लोग खोदेगा उसको, समझा, कितना ज्यादा भूनेगा उसको, कई बार तुम लोग एक दो स्टेप में, कई बार फर्स्ट लेवल पे तुम लोग बोल सकते हैं हाँ सफिशिएंट है, कोई ज्यादा ऑडिट में पूरा एक गोल करके आया तो वो तो फिजिकल वेरिफिकेशन में बोल देगा बढ़िया आपको संतुष्ट, हमारे ये संतुष्ट है, सफिशिएंट भी अप्रोप्रिएट, लेकिन ठीक है ना, इसीलिए तो तुम लोग फर्स्ट ईयर को भेजना नहीं है ऑडिट करने अकेला, सीनियर भी जाता है और अल्टीमेटली सीए का माथा पे होता है सारा चीज, ठीक है ना, वो इसीलिए ना होता है कि भाई पता चला गया और क्या रिपोर्ट दे के आ गया, क्या रिपोर्ट दे क्या, मैनेजमेंट 2 पेटीज अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे के आ गया, मतलब पेटीज तो हमको बहुत पसंद है, लो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, तुम भी क्या याद रखेगा। कोई बोला था लास्ट डेट पे, बोला मैनेजमेंट स्कूटी ही ना दिया तो जिंदगी भर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, ये आर्टिकल का बात हो रहा है, ठीक है, तो अगर आर्टिकल के भरोसे होता तो थैंक गॉड उनके भरोसे नहीं रहता, ठीक है। तो ऑडिट एविडेंस समझ में आया। अच्छा अब मान लो मैनेजमेंट तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करता है डीएलएफ के साथ, ठीक है, अब मैनेजमेंट तुमको अगर एक एक्स्ट्रा 5वां पॉइंट होता है, मैनेजमेंट तुमको बोलता है हम तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करेगा डीएलएफ के साथ, उस लैंड के ऊपर 3 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा डीएलएफ के साथ, ये एविडेंस है, इसको तुम मान लो, क्या तुम इसको बोलेगा कि ये मेरे लिए सफिशिएंसी का बात नहीं कर रहा हूं मैं, अप्रोप्रिएटनेस के अंदर मैं बोलूंगा क्या ये रेलिवेंट भी है मेरे लिए, बेटा ये रेलिवेंट है क्या मेरे लिए कैसे रेलिवेंट होगा बेटा, तुम समझो, लीज में ले सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फर्जी बना सकते हैं, भाई कौन सा लैंड का है तुमको क्या मालूम, समझ रहे, तो ये मेरे लिए एक तरह से रेलिवेंट ही नहीं है, तो ये अप्रोप्रिएटनेस ही नहीं पड़ेगी। तो हम यही समझाए बेटा कि जो भी ऑडिट एविडेंसेस होता है ये तुम्हारा सफिशिएंट होना पड़ता है क्वांटिटी को लेके, मतलब 1 करेगा, 2 तरह का एविडेंस लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, पूरा कितना भुनेगा उसको अंदर से, ये तुम्हारा पीजे होता है, ये क्वांटिटम को, ये मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा मटेरियल है तो बहुत ज्यादा एविडेंसेस भी लेना पड़ सकता है, और कितना रिलेवेंट है, ठीक है, और कितना रिलायबल है, बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन कराना इज नॉट रेलिवेंट, किसी का भी प्रॉपर्टी का कुछ भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, और कितना रिलायबल है, जैसे वो एडवोकेट का एग्जांपल लिया, अगर
टाइटल डीड कंपनी का एडवोकेट से वेरीफाई करा है, कितना रिलायबल है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है उसका, वो क्या रिपोर्ट देगा वो भगवान ही मालिक है, ठीक है ना। तो वो चीजें अपने को ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑडिट एविडेंस हमेशा कैसा लेना होता है हम लोग को, SAAE, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब बार बार नहीं बताएगा, सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वालिटी, सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट रेफर्स टू क्वालिटी, क्वालिटी के अंदर भी रेलिवेंट होना चाहिए। आगे जाकर के एक टॉपिक आएगा तुम लोगों को पढ़ेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट। तुम लोग भी ऐसा बोलेगा कि क्या टीचर क्या पढ़ा है और ये सब क्या पढ़ने मिल रहा है, ओरिजिनल इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, ये सब पढ़ाया जाए। कौन कैसे रिलायबल ज्यादा होता है वो सब में एक नोट है, पूरा टॉपिक है। हंस देगा तुम लोग पढ़ के, क्या पढ़ रहे बोले जिंदगी के अंदर, क्या क्या एग्जाम्पल करके आया था, ये सब पढ़ रहे, ठीक है। और एक तो है कि अगर डायरेक्टली किसी एविडेंस, मतलब जो बहुत सारे उसमें ऐसा बेकार पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब समझ के फोटोकॉपी टाइप, ठीक है। डायरेक्टली मिला एविडेंस थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से ज्यादा रिलायबल होता है, ठीक है ना। तो ये सारा पॉइंट बेकार बात उसमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टनाटन क्लियर है। अब एक टॉपिक नेक्स्ट, 9वां पॉइंट लिख लिया और 10वीं बातें करेंगे। 10वीं बात आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ये बेटा पहला ऐसे ही इसका ऊपर है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का, दुनिया में क्यों ऑडिटर आया, दी ओवरऑल। ओए ओए ओए, क्या बोला, शेयर होल्डर का रुपया, ठीक है, हैंग ऑन, बाद में बोलेगा। गरिया जाता है हमेशा बात बोलेगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर आर, मैथ्स का फॉर्मूला रा ओपिनियन रिपोर्ट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू रा प्लस ओपिनियन प्लस आर। मैथ्स बना दिया, देख रहे हैं इसको कितना इंटरेस्टिंग बना, प्रैक्टिकल फेल दे दिया। भैया ये रा क्या है? बेटा रा बताएगा अभी, सारे गामा पाधा निसा, वो रे होता है, ये रा कर दिया इसको। ऐसे ही लिखना बिल्कुल। रा इज रीजनेबल एश्योरेंस। बेटा ये शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, आपको हर ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है कि आवर ओपिनियन। तुम लोग एक काम करो तो लिखना बाद में, पहले तो समझ लो, लिखने में भी तुम लोग लिखा लिखी में हम इतना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं उसको कोई सुन ही नहीं रहा, लिखने में बिजी है सब कुछ। सुन लो मेरा बात, ये रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में जब भी तुम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस, और फिर लिखते हैं रीजनेबल एश्योरेंस मींस अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये लिख के भेजो कि रीजनेबल है, रीजनेबल मतलब हाई लेवल है कि फाइनेंशियल जो ओपिनियन दिया है वो ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। देख लेना तुम लोग अपना भैया, क्यों, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आ जाता है इसके वजह से। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा कैसा एज एन ऑडिटर, हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग एज एन ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, हम लोग कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता कि 100% का कोई गारंटी नहीं ऑडिट, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बीच में आता है। तो हम लोग हर रिपोर्ट में लिखते हैं कि we have given a reasonable assurance. Reasonable assurance means a high level of assurance but not an absolute level. तो तुम लोग अपना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल, कोई लिखेगा नहीं अभी, अश्योरेंस। क्या रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करेगा रे, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जब तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। Whether obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from, देख रहे हैं ऑडिट कितना आसान हो रहा है तुम लोग के लिए, तुम लोग कितना भाषा को समझ पा रहे हैं। मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर,
बोलो ना, ऑडिट डिफिकल्ट है कि इजी है कि मुश्किल है, क्या लगता है तुम लोग को बेटा? बहुत इजी बोल रहे बच्चा लोग, बहुत दिल खुश हो गया मेरा तो, क्या बात है। कह रहे ऑडिट जैसा सब्जेक्ट ही होना चाहिए आठों को। पूरा सिनॉप्सिस दे दिया हम ऑडिट का, यही ऑडिट है, इसी को बस अब विस्तृत रूप से पढ़ते जाना है, एक एक चीज का स्टैंडर्ड पढ़ते जाना है बस, ठीक है ना? देयर बाई एनेबलिंग ऑडिटर्स, बेटा टिप्पणी करने के लिए ये एनेबल करता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कोई नहीं लिखेगा, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस। क्या बात है, देखो देखो देखो, वो बच्चा बोल दिया पहले से, इन अकॉर्डेंस विथ। तुम लोग तो भाई डिक्शनरी में कमाल कर दिया, वेरी गुड। एंड तीसरा होता है रिपोर्ट देना होता है ना बेटा, ओपिनियन बना के रखने से, घर में रख लेने से हो गया क्या अपना ओपिनियन? पैसा घर में रखने का मिलेगा क्या ओपिनियन? पैसा मिलेगा देने का रिपोर्ट बना के। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट, बेटा रिपोर्ट बना के घर में नहीं रखना, देना है। द सेम लिखता है ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट टू मेंबर्स ऑफ सो एंड सो, कम्युनिकेट करके उसको देना भी है, ठीक है? कम्युनिकेट द सेम एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो हम बताए तो तुमको रिपोर्ट बना के देने का भी, जैसे लेटर का फॉर्मेट बचपन में पढ़ता था, 2V लिख के ऐसे बनाएगा, वैसे ऑडिट रिपोर्ट देने का भी फॉर्मेट है, 700 सीरीज उस फॉर्मेट के बारे में पूरा बताता है। तो हम लोग फॉर्मेट भी लर्न करे, मतलब लिखी करेगा, क्योंकि बनाना पड़ेगा ना दफ्तर में जाके। तो रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट 700 सीरीज में पूरा दिया हुआ है, तो वहां पर हम लोग पूरा सैंपल बना बना के देखेगा कि अनमॉडिफाइड है तो कैसा रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग होता है, मॉडिफाइड है तो कैसा रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग, मॉडिफाइड के अंदर भी क्वालिफाइड में कैसा ड्राफ्टिंग होता है, एडवर्स में ड्राफ्टिंग कैसा है, डिस्क्लेमर में कैसा ड्राफ्टिंग होता है, वो रिपोर्ट बनाना भी सिखाया जाएगा। समझा ना, ज्ञान का पूरा मूर्ति बनाया जाएगा तुमको। तो जिंदगी में ऑडिटर क्यों आता है? रा ओप रे करना, ठीक है? ओपेरा बनाने का मन था हमको, लेकिन छोड़ो। कौन है? कहाँ लिखा है वो? अरे सलमान खान का फैन नहीं क्या तू? वो जाने जाना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? जिंदगी में ऑडिटर क्यों आता है? ओपेरा करने के लिए, रा रे ऑप, ठीक है ना? अभी इसको देसी अभी बना दिया हम ओपेरा, लेकिन ओपेरा सोपेरा मत करो, रीजनेबल एश्योरेंस लेके ओपिनियन बना के रिपोर्ट दे लेना। Reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error, and and thereby enabling the auditor to form a report whether, yeah, opinion whether financial statement are prepared in accordance with the applicable FRF, and to report to the financial statements and communicate the same in accordance with the relevant standards on auditing. ये दुनिया में ऑडिटर का इसीलिए जन्म होता है। ये पहला ऐसे ही इसके बारे में, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। भैया बैलेंस शीट का बना रहा है, लाइन का डाला है। अच्छा
अब इसमें आ जाएगा। पूरा ऑडिट में यही सब मिलते रहेगा, यही सब भर्ती एप्लीकेबल एफआरएफ, भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर, ऑडिट ओपिनियन देना होता है, सफिशिएंट ऑडिट आपको, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट, जो आंसर मिले ये डाल के आ जाना, मतलब ऑफ कोर्स एज पर द क्वेश्चन, बस आंसर तैयार है ऑडिट। देखो ऐसे बाय स्टैंडर्ड तो नहीं, स्टैंडर्ड तो नहीं। कोई भी आंसर लगा इसमें कॉम्प्लिकेटेड लगा तो ये तो एनी टाइम रेडी रहता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये तो किसी के मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर इसको कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं। तीन होता है, ला ऑफ रेट to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud and thereby enabling an auditor to express an opinion whether financial statements have been prepared in accordance with the applicable and to prepare a report and to communicate the same in accordance with the relevant standard of audit. As per the 700 के हिसाब से सीरीज में जो डॉक्यूमेंट बनेगा आपका, जो ओपिनियन बनेगा उसके हिसाब से 700 सीरीज का स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग यूज करके ऑडिट रिपोर्ट बना के देना होगा। कम से कम 3 बार बोलना है ओवरऑल मन मन में बोलो तुम लोग अपने 3 बार लो बेटा कॉपी और 3 बार मन में बोल डाल दो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है दुनिया में तुम लोग का। एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब ही होता है एज पर एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड सर्कमस्टेंसेस। तुमको अब आंसर बड़ा करना है ना, तुमको कोई क्वेश्चन में आंसर बड़ा करना है तो नीचे एप्लीकेबल एफआरएफ को थोड़ा समझा दो, समझा ना, तो इसीलिए तो डिक्शनरी करा रहे ना, इधर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को थोड़ा समझा दो, जितना बड़ा करना कर सकता है तुम लोग भाई, एक एक वर्ड को समझाते फिरो बस, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल चलते तुम लोग का। ऑडिट इज ऑल अबाउट नोइंग दीज की टर्म्स, और उसके बाद स्टैंडर्ड्स को समझो प्रैक्टिकली कि दूसरे सीरीज में क्या बोलना चाहता है, और प्रैक्टिकली ऑडिट में जाएगा तो क्या कैसे यूज करेगा वो दिमाग में बैठ गया ना, और कुछ नहीं चाहिए। फिर तुमको वर्डिंग्स को पहले से लर्न करा रहे हैं कैसे क्या वर्डिंग्स होना चाहिए, और उसका सिनॉप्सिस मालूम होना चाहिए कि वहां प्रेमाइस में जाके क्या करेगा ऑडिट का, बस करने मत लग जाना ऑडिट करने आ गया बस आ गया चलो हो गया ऑडिट करेगा की करीम ऑडिट करीम, वो नहीं होना चाहिए, प्लान होना चाहिए मन में, ठीक है ना, कि कैसे क्या ऑडिट होगा। बेटा 3 बार पढ़ना हो गया, मन में पढ़ लिया तीनों बार, रा ऑपरेट क्लियर हो गया, क्या ये वर्ड तुमको एक एक मतलब एकदम दिल में उतर गया कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना, रीजनेबल एश्योरेंस कभी लिखाएगा हम क्या मतलब होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी एसीपीडी तो नहीं है कहीं ना कहीं, एसीपीडी फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली रिपोर्टेड एंड एज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, क्या है ये तो होता है हमेशा क्या तो फ्रॉड या एरर। ओपिनियन देना है बेटा उसके बाद तुमको, ठीक है ना, ओपिनियन ऑडिटर को देना है, enabling an auditor to express an other opinion whether financial statements are prepared in accordance with the applicable FRF का मतलब पता है क्या, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली इस एफआरएफ के ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, ये तो लिखता है ना, यही ओपिनियन हम लोग को देना, आईटीसी का उसमें दिखाता है ना ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, यही से तो आया ना ये,
और लास्ट में हम लोग को रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे 700 सीरीज इंडिपेंडेंट पूरा ड्राफ्ट करेगा और इसको सबमिट भी करना होगा एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। तो 700 सीरीज इसी के ऊपर है पूरा, 700 सीरीज के हिसाब से ड्राफ्ट बना के दे दो जो बनाता है रिपोर्ट, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आंसर्स लिखते वक्त काम आ जाएगा। ये तुम लोग को याद होगा आई बिलीव। आईसीआई ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस याद करा दिया। रैप फैप का ऑडिट प्रोसीजर हमको डाउट है कि तुम लोगों को कितना याद है, समझ में आ होगा। रैप और फैप याद कराना है हमको, इसके ऊपर का हम आज कोशिश करके याद कराए थे। तो अब हमारा आने वाला टाइम पे थोड़ा याद कराने पे फोकस ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग काफी बल्क में अभी कॉन्सेप्ट कर लिया है। जाते जाते बस आपको रीजनेबल एश्योरेंस लास्ट टॉपिक कराएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बल्क में अब टॉपिक के थोड़ा सा हम लोग लर्न करते वक्त ज्यादा फोकस हम लोग को देना पड़ेगा। अब लर्न करने पर भी फोकस देते जाना है, क्योंकि अब हम लोग का हेफ्टी टॉपिक्स हो गया, काफी हेफ्टी हो गया हम लोग का, है ना। तो रीजनेबल एश्योरेंस लिख लो खाली। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब लिखो क्या होता है। रीजनेबल एश्योरेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है नीचे लिख लो। हम नंबर अलग से मार्क नहीं किए, इसका मतलब क्या होता है लिखा दे। इसके ऊपर एग्जाम में एक बार सवाल भी पूछा था कि ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू मिस स्टेटमेंट, कमेंट या एक्सप्लेन। स्टेटमेंट को समझाना है आपको, तो समझाने में हम क्या पॉइंट्स लिखेंगे हम समझा रहे। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, वो क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर लिखा रहा है, ठीक है ना। रीजनेबल एश्योरेंस, स्कोर थोड़ा अच्छा कर सकता था, वो हम बता देंगे तुम लोगों को। दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, that financial statements are free from material misstatement। MM मतलब material misstatement, पीछे ऐसे नहीं लगा, ठीक है ना। whether due to fraud or error। thus auditor obtains SAA, जिसको याद नहीं है फुल फॉर्म लिख लेना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम बार बार नहीं लिखाएगा, एक ही बार लिखा रहे, ठीक है ना। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हम लोग आगे ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट ऑडिट evidence। Thus auditor obtains SAA to reduce audit risk to acceptably low level। अब तुम देखो ये एग्जाम का आंसर ड्राफ्ट करके दिखा रहे हैं तुम लोग को, देख रहे हैं। तो अब तुम लोग समझो, अगर तुमको ये ऑडिट रिस्क का मतलब नहीं पता, SAE का मतलब नहीं पता, तो ये आंसर कहाँ लिख पाएगा। और यही तुम लोग को सब अच्छा से पता है, तो तुम इसका मतलब एक बार में समझ लेगा कि ऑडिटर SAE ऑब्टेन करते हैं ताकि वो ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक कर सके। ऑडिट रिस्क मतलब क्या है, गलत ओपिनियन देने का खतरा को हम कम कमा सके। कैसे, ज्यादा से ज्यादा SAE लेके सफिशिएंट, ताकि लैंड का वेरिफिकेशन किया, परचेजेस का अच्छा से SAE ले लिया, एक्सपेंस सारा अच्छा से सारा सबका SAE ले लिया, ताकि हमको पता चले कि भैया जितना एक्चुअली रिपोर्ट किया है उतना ही FRF के हिसाब से करना था, ताकि मिस स्टेटमेंट नहीं हो। किसमें, ACPD में, अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, समझा। ये सब जब तुम लोग समझने लग जाएगा चीजों को, या आंसर को अगर तुम समझना शुरू कर देगा ना, तो इसको तुम कितना भी बड़ा बना के लिख सकते हो। यही एलिमेंट होता है ऑडिट का, जो तुम बेस पे अपना कमांड अच्छा से बना लो, तुमको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पता है अच्छा से क्या बोलता है, फिर तुम अपना मन से बना के लिखो ना जो लिखना है। कीवर्ड्स डालो जहां पे डालना, जैसे यहाँ पर तुम्हारा ऐसे ही कीवर्ड हो गया ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल, तो ये ऑडिट रिस्क कीवर्ड हो गया मेरा, ठीक है ना। ऑडिटर को ये रिक्वायरमेंट होता है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में ये लिखा हुआ है हमारा 200 सीरीज में है। इसके लिए ऑडिटर ऑब्टेन करता है ऐसे ही, ताकि वो ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक ले जा सके। तीसरा, रीजनेबल एश्योरेंस,
हाँ, तो खुद अपना अपना रीजनेबल एश्योरेंस लेगा, गिव तो रिपोर्ट करेगा ना बेटा, और ओपिनियन करेगा। पहले खुद अपना विचार बनाएगा, वो विचार बनाने के लिए ऐसे ही चाहिए, वो बनाने के बाद रीजनेबल एश्योरेंस मिला, फिर ओपिनियन फॉर्म करेगा और फिर रिपोर्ट देगा। वो कान में थोड़ी जाके शेयर होल्डर को बताते रहेगा, ये सुन अब ओपिनियन बन रहा है मॉडिफाइड का। रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं पाता, ठीक है, बट इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। This is due to inherent limitation of audit। क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन होता है। अब आप बोलेगा साहब इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है, ये अगला क्लास से शुरू करेंगे डिस्कशन कि बेटा ऑडिट के अंदर की क्या कमियां हैं जिसके वजह से हम ऑडिटर मजबूर होते हैं रीजनेबल एश्योरेंस देने का, नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने, ठीक है। यहाँ तक आई होप ये आंसर समझ में, एग्जाम का आंसर पूरा कि कैसे लिखना है, एक एक वर्ड इसका समझ में आया इनहेरेंट लिमिटेशन को छोड़ के, क्योंकि ये समझाएगा कि ये क्या चीज होता है। बाकी आई समझ में आया हो, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा सा भी अगर टाइम मिले तो घर में एक बार देखो, क्योंकि कल मेरे लिए इजी हो जाएगा फिर आपको याद कराना, ठीक है। तो हम कल आपको पूरा याद कराएगा, ये जितना अभी तक हुआ, कल नया टॉपिक भी करेगा। ओ कल नहीं, सॉरी, कल तो आप लोग का एडवांस अकाउंट से, अब सीधा फ्राइडे को मिलेगा भाई, 2 दिन। और फ्राइडे को भी तो राखी है ना, फ्राइडे को तो राखी है, लेकिन गौतम रहेगा ना। हाँ हाँ, हम बता देगा, हम लोग अपना चांसेस हम स्किप नहीं कर, हम नहीं करना चाहता, तो लेट्स सी कि हम अर्ली मॉर्निंग डे कैसे भी ले, विल ट्राई विल नॉट टू स्किप द क्लास। और अगर होता भी है तो 1-2 दिन में इसमें एडजस्ट कर देगा, या तो सैटरडे संडे में एडजस्ट कर देगा या इसमें एडजस्ट कर देगा। वी विल कीप आवर क्लास। अगर इनकेस फ्राइडे को ऑफ भी होता है तो या तो वेडनेसडे थर्सडे में हम एडजस्ट कर देगा या सैटरडे संडे में कर देगा। और मंडे तो हम क्लास ले रहे हैं, 15 अगस्त का कोई छुट्टी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।